ऐसे ही सवाल शायद दूसरों के मन में भी आया होगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ, फिर स्टोरी की ओर बढ़ेंगे। अभय अव्या का दीवाना है, जो आपको स्टोरी की स्टार्टिंग में ही समझ आ गया होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल है अव्या और अभय की फर्स्ट मीट का, तो देखिए। अभय और अव्या मिले थे 5 साल पहले, जहां शॉक में अव्या उस हादसे को पूरी तरह भूल गई जैसे वो कभी हुआ ही ना हो, और वेदी के रेप के इल्जाम के बाद अभय को राठौर फैमिली से निकल दिया गया, जिसके बाद वो इब्रोड चला गया, जहां सिर्फ वो मामूली सा अभय था। ना कोई बिजनेस मैन, ना कोई अंडरवर्ल्ड किंग, एक आम सा लड़का। यहाँ अभय खुद को बनाने में बीज था। तो वही 3 साल बाद अव्या की लाइफ में अक्षय ने एंट्री ली, जहां से अव्या की बर्बादी शुरू हुई, और एक दिन उसने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। अब इतनी बात के बाद तो ये साबित हो गया कि अव्या की लाइफ में पहले से ही अभय मौजूद था, घुसा तो अक्षय है। अपने रिबोन के बाद भी अव्या को वही चीजें याद थी जो लास्ट लाइफ में उसको याद थी। आई होप मैंने सही से एक्सप्लेन किया हो। अभय और अव्या की फर्स्ट मीट कोई दूसरी स्टोरी नहीं है, बल्कि इसी स्टोरी का पार्ट है जो वक्त आने पर एक्सपोज हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। रात 11 बजे पैलेस। अभय अव्या को सीने से लगाए गहरी नींद में सो रहा था, तो वही कुछ समय बाद अव्या बेहोशी के आलम से बाहर आई। धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में फैला घनघोर अंधेरा, ऊपर से खुद को किसी के कैद में पाकर अव्या चीखते हुए अभय से दूर हुई। तारांकन, मम्मी ये कौन हूँ तुम, और मेरे कमरे में कैसे आए? हाँ, अव्या ने तो अब कुशन से उसे पिटना भी शुरू कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पर मुझसे चिपक कर सो? तुम्हें अभी बताती हूँ। अव्या ने कस के धुलाई कर दी। तभी कमरे की लाइट ऑन हुई, जिसके दूसरे ही पल अव्या एक और बार चीख उठी। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात को? अव्या गुस्से से बोली। तो वही सामने अपनी शादी की पहली रात नई नवेली बीवी से नींद में मार खाकर अभय उसे गुस्से से उसे घूर रहा था। बिखरे बाल जो माथे पर इधर उधर फैल चुके थे, चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा, जैसे अभी ही अव्या को कच्चा चबा जाएगा। अभय दांत पिसते हुए, सीरियसली, जरा चारों ओर नजर घुमाकर देखो जरा। अव्या ने नजर घुमाई तो खुद को किसी अनजान कमरे में पाया, जिससे अव्या और चौंक गई। मैं यहाँ कैसे आई? अभय गुस्से से बाल पीछे की ओर धकेलते हुए आंखें मिच लेता है। तुम बचपन से ऐसी ही हो, या मुझसे मिलने के बाद तुम्हारा दिमाग कहीं चला गया है? उद्धरण चिन्ह। अव्या की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब है आपका? थोड़ा सा जोर लगाओ, शायद तुम्हें याद आ जाए। अभय गुस्से से वॉशरूम में घुस गया। वही अव्या आज क्या हुआ उसके बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ गया। उंगलियां माथे पर सजे सिंदूर को छूने लगी। ये सिंदूर अभय के नाम का है, ये सोचते ही हाय से पलकें झुक गई और होठ मुस्कुरा दिए, लेकिन दूसरे ही पल वो गुस्से से लाल हो गई। तारांकन, ये कैसी शादी हुई? ना इजहार किया, ना इकरार, ना ढोल बजे, ना बारात। ये तो सीधे सीधे जबरदस्ती हुई। अव्या खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, तभी वॉशरूम से अभय बाहर निकला। आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन अभय ने अनसुना कर दिया, जिससे अव्या सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे मिस्टर अभय, क्यों किया आपने ऐसा? अभय ने एक नज़र उसे देखा और फिर नजरें फेरते हुए, अभी बताने का मन नहीं है, जब होऊंगा तब बता दूंगा। अभय मुड़कर जाने लगा। तभी अव्या, आप प्यार करते हैं मुझसे? अभय के कदम अपनी जगह ही ठहर गए। वही अव्या बेसब्री से जवाब का इंतजार करने लगी, पर अभय खामोश खड़ा रहा, जिससे चिढ़कर अव्या, कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, आप प्यार करते हैं मुझसे? आगे के शब्द अव्या के मुंह में ही रह गए, क्योंकि उसके सुर्ख लबों को अभय अपनी कैद में ले चुका था। अव्या को कमर से पकड़ अपनी और चीखते हुए अभय ने अपने होठ अव्या के होठों से जोड़ दिए। अव्या तो जैसे सदमे ही में ही चली गई हो। वही अभय आंखें बंद किए बस पेशेंटली अव्या को चूमे जा रहा था। धीरे धीरे किस डीप होने लगी, पर कुछ ही पलों के बाद अव्या झटपटाने लगी। अव्या को तकलीफ में देख अभय ने तुरंत उसे आजाद कर दिया। अव्या तड़प कर सांसें भरने लगी। वही अभय ने अपना सिर अव्या की गर्दन में छुपा लिया। अब ये सवाल कुछ मनाए नहीं रखता, आज से तुम मिस दीवान नहीं, मिसेज अभय राठौर हूँ, और जितनी जल्दी ये बात तुम अपनी इस छोटी सी खोपड़ी में बिठा लो उतना ही अच्छा है। अभय अव्या के बाल से हिलाते हुए बोला, जिस पर अव्या भवे सिकोड़ते हुए, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अभय ना में सिर हिलाते हुए, नहीं, तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ, अब तुम मेरी वाइफ हो। तभी डोर नोक हुआ और अभय अव्या से अलग होकर डोर खोलने चला गया। यहाँ अव्या मुंह बनाते हुए, प्यार तो कर लिया, लेकिन इकरार करने में जान जा रही है। पर मैं भी अव्या दीवान, ऊपर से अव्या अभय राठौर हूँ, प्यार का इजहार तो करवा के ही दम लूंगी।
अव्या कंधे उचकाते हुए मुस्कुरा उठी। अभय खाना लेकर आया और अव्या के आगे रख दिया। अव्या ने एक नज़र खाने की प्लेट को देखा और फिर मुंह फेर कर बैठ गई। जिस पर अभय, डिनर रखा है कर लो। तारांकन, मुझे भूख नहीं है। अव्या मुंह फेरे ही बोली, जिस अभय बिना कुछ बोले उसके सामने बैठ गया। थाली से एक निवाला बनाकर उसके मुंह तक ले गया। अव्या ने अब मुंह फेरना चाहा मगर अभय, तारांकन गलती से भी ये गलती मत करना। मुझे बिल्कुल पसंद ही कोई अन्य का ऐसे अपमान करे। अव्या ने खामोशी से खा लिया और खुद भी निवाला बनाकर अभय के मुंह तक ले गई। अभय बस उसे ही देखता रहा, जिस पर अव्या, खा लीजिए, मैं भी किसी का एहसान नहीं रखती, ये तो मेरी लाइन है। हाँ इसीलिए तो बोली। क्यों, कोई प्रॉब्लम है भी तो मुझे नहीं जननी। अव्या अपने बाल झटकते हुए बोली, जिस पर अभय नीचे मुंह कर मुस्कुरा दिया। अव्या ने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर, मेरे यहाँ मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन हाँ जो नहीं मुस्कुराता उस पर लगता है। अभय हड़बा कर रह गया, वही अब अव्या उसकी ऐसी हालत पर मुस्कुराने लगी। दोनों ने डिनर किया और फिर अव्या दवाई लेकर लेट गई। अभय प्लेट रख जब वापस आया तो अव्या आंखें बंद किए लेती थी। उसे लगा अव्या सो गई, वो भी अपनी जगह आकर अव्या को बाहों में भर लेट गया। अव्या की तो सांसें ही रुक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसकी आवाज सुन अभय, तारांकन ये बहुत शोर कर रहा है क्यों? अब मजे लेने की बरी अभय की थी। अव्या हड़बड़ाते हुए अभय से दूर खिसकने लगी। वो मुझे चिपक कर सोने की आदत नहीं है, तो अब डाल लूं, क्योंकि अब हमेशा तुम्हें ऐसी ही सोना है। क्यों? अभय अव्या की उन हरी आंखों में खुद को खोते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसीलिए, वैसे भी अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हस्बैंड वाइफ ऐसे ही चिपक कर सोते हैं। बोलते हुए अभय और अव्या से चिप गया। यहाँ अव्या की हालत खराब होने लगी। कुछ देर बाद अभय की धीमी गर्म सांसें उसे अपने नेक पर महसूस हुई। देखा तो अभय एक बार फिर नींद के आगोश में सिमट चुका था। अव्या उसके हसीन चेहरे को सहलाने लगी। सोते वक्त अभय की मासूमियत देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर होले से अभय के माथे को चूम लिया, जिससे नींद में ही अभय मुस्कुरा उठा। थैंक यू मेरी लाइफ को दोबारा से सेव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच अभय। आप जानते नहीं आपको पाकर मैं कितनी खुश हूँ। अव्या ने मन ही मन कहा और घंटों अभय को ऐसी ही देखती रही। हॉस्पिटल दिल्ली। तारांकन, पापा मुझे अभय के पास जाना है। मुझे अव्या चाहिए तो चाहिए। पट्टियों में लिपटा अक्षय पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। अव्या की शादी अभय से हो गई है ये वो मान ही नहीं पा रहा था। मिस्टर कपूर बेचारे को समझाते हुए, तारांकन अक्षय उसकी शादी हो चुकी है, अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह, क्यों नहीं कर सकता? वो जानता था मैं अव्या से शादी करना चाहता हूँ, फिर भी उसने ऐसा किया। नहीं, मैं अव्या को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। नहीं, मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत पर। अक्षय बौखला चुका था। उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अभय उससे जीत गया। कहीं ना कहीं वो जान गया था अभय के दिल में अव्या कोई खास जगह रखती है, इसीलिए अव्या से शादी कर वो एक तीर से दो निशाना लगाना चाहता था। एक तो अव्या को अभय से छीनकर, दूसरा उसकी खरबों की प्रॉपर्टी हत्या कर। लेकिन अभय ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। अक्षय को इतना बौखलाया देख सुधा जी, बेटा भूल जाना, मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां लाऊंगी जो उस मनहूस से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। सुधा जी की बात सुन पास खड़े अविनाश जी का माथा घूम गया। वो कुछ कहने लगे मगर पलक जी ने उन्हें रोक दिया। यहाँ अक्षय कुछ मानने को तैयार नहीं था। नो मोम, आई वॉन्ट अव्या ओनली एंड ओनली। उद्धरण चिन्ह। अक्षय अविनाश जी के पास आया। अंकल, आपने देखा ना कैसे उस अभय ने मेरी अव्या को मुझसे छीन लिया? देखा ना आपने? आप नहीं जानते अंकल अभय कैसा है। वो अव्या के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अव्या को पाने के लिए ना जाने उसने क्या क्या नहीं किया। उसका फायदा तक छोटा हो। तारांकन चटाक। उद्धरण चिन्ह। अक्षय का गाल एक और झुक गया, वही बाकी सब एकदम हैरान रह गए। मिस्टर कपूर गुस्से से चीखते हुए, अविनाश दीवान। जी हाँ, ये थप्पड़ अविनाश जी ने ही मारा था। अविनाश जी भी गुस्से की आग में जलते हुए चिल्लाए, मत कपूर साहब, मैं शांत हूँ, इसका ये मतलब नहीं शांति से कुछ भी सुनता चला जाऊंगा। अविनाश जी को आज पहली बार इतने गुस्से में देखा गया था। सभी सांसें रोके उन्हें ही देख रहे थे। तो वही अविनाश जी अक्षय से, तारांकन वो मेरी बेटी है, अविनाश दीवान की आज़ादी दी है, लेकिन आज़ादी इस्तेमाल करने के संस्कार भी। मुझे मेरी बेटी पर खुद से ज़्यादा विश्वास है और उससे ज़्यादा उसके लिए गए फैसले पर। तारांकन पर वो मेरी। अक्षय फिर कुछ कहने को हुआ, तभी बीच में उसकी बात काटते हुए अविनाश जी, क्या मेरी लगा रखा है तुमने?
सुन लड़के, वो ना पहले तुम्हारी कोई थी और ना अब कोई है। वो मेरी बेटी है और अब किसी और की पत्नी। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वार्निंग देते हुए अविनाश जी जाने लगे, मगर फिर सुधा जी की और रुक गुस्से से। तारांकन, मैं बहुत खुश हूँ बहन जी, मेरी बेटी आप जैसी छोटी सोच वाले घर से बच गई। इनफैक्ट मैं अभय जैसा दामाद पाकर बहुत खुश भी हूँ। आखिर अभय के रूप में मुझे कोहिनूर जो मिल गया। सुधा जी जली हुई निगाहों से अविनाश जी को देखने लगी, जो उससे नजरें फेर आगे बढ़ चुके थे। अविनाश जी की बात सुन साधना जी होली से मुस्कुरा दी। यहाँ अविनाश जी वैभव जी के आगे हाथ जोड़, तारांकन, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वैभव भाई साहब। चाहे जैसे भी हालत रहे हूँ, लेकिन मेरी प्रिंसेस अब आपके घर की इज्जत है और कोई आपके घर की इज्जत यूँ उछाल रहा है और आप सुन रहे हैं। बड़े दुख की बात है। अविनाश जी इतना बोल पलक जी को लेकर चले गए। सब खामोश खड़े रहे। अक्षय की लास्ट उम्मीद अब वैभव थे। वो उनके पास आया, लेकिन वैभव जी उसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं। जो आपने कहना था कह लिया और जो हमने सुनना था हम सुन चुके। अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। अव्या अब अभय की पत्नी है और जितनी जल्दी हो सके आप इस रिश्ते को अपना ले उतना ही बेहतर होगा। चलिए साधना। वैभव जी भी साधना जी को लेकर वहां से चले गए और अक्षय गुस्से से भुना भुनाया ही रह गया। नेक्स्ट डे पहले सुबह 6 बजे का अलार्म बजने लगा। अभय की नींद खुली तो खुद के ऊपर कुछ भार सा महसूस हुआ। उसने ठीक से आंखें खोली तो सामने का नजारा देख आंखें फेल गई, पर अगले ही पल होठ मुस्कुरा दिए। अव्या अभय के सीने से लगी बड़े आराम से सो रही थी। कोई कह सकता था कि ये वही अव्या है जिसने कल रात अभय के चिपने पर उसकी कुशन से धुलाई की थी। अभय प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा, फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया। तारांकन, लिटिल माय लिटिल गर्ल। अभय ने उसे खुद से अलग किया। तभी अचानक नजर अव्या की गर्दन से होते हुए कसे हुए ब्लाउज पर गई, जहां नींद में उसका आंचल खिसक चुका था और हल्की हल्की क्लीवेज नजर आ रही थी। अभय का गला सूखने लगा। उसे अपना कंट्रोल खोते हुए नजर आ रहा था। बेचारे ने फाटक से सिर झटका और ब्लैंकेट उसके ऊपर डालते हुए गहरी सांस छोड़ी। तारांकन केयरलेस। अभय सीधा वॉशरूम में घुस में गया। पैलेस, अभय और अव्या का बेडरूम। अव्या दुनिया से बेखबर मस्त नींद ले रही थी। तभी साइड टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल घंघना उठा, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोड़ अव्या मुंह दूसरी ओर कर दोबारा सो गई। तभी डोर भी नोक होने लगा। इतने शोर से अव्या झुंझुला उठी। तारांकन, कौन है यार? अव्या ने नींद में ही जाकर डोर खोला तो सामने एक सर्वेंट हाथ में बड़ी सी थाल लिए खड़ी थी। अव्या एब्रो उचका कर, जी बोलिए मैम, ये आपके लिए बड़ी मेम साहब का कॉल है। सर्वेंट ने मोबाइल अव्या की ओर बढ़ा दिया। अव्या ने मोबाइल कान पर लगाया तो उधर से प्रिया। आवू तू उठ गई? तारांकन, हाँ दी उठ तो गई, लेकिन इतने सुबह आपने कॉल किया? तारांकन, हाँ मोम को तुझसे बात करनी थी। ये ले। प्रिया ने मोबाइल साधना जी के हाथ में दे दिया। साधना जी की आवाज सुन अव्या ने उन्हें नमस्ते किया। साधना जी मुस्कुरा कर, तारांकन खुश रहो मेरा बच्चा, सदा सुहागन रहो। बेटा, तुम्हारी और अभय की शादी किन हालातों में हुई कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। खैर, तुम्हारे लिए साड़ी और कुछ ज्वेलरी भिजवाई है, उसे पहनकर कुछ रस्में हैं जो तुम्हें करनी है। अव्या ने जैसे ही सुना उसके पसीने छूट गए। कैसी रस्में आंटी? साधना जी नकली गुस्सा दिखाते हुए। बेटा, पहले तो ये आंटी बोलना बंद करो। अब मैं भी पलक की तरह तुम्हारी माँ हूँ। माँ कह लो या प्रिया की तरह मोम। जी माँ, मोम। अव्या हिचकिचाते हुए बोली। साधना जी ने मुस्कुराकर उसे सब कुछ बता दिया क्या और कैसे करना है। बेटा, तुम नहीं जानती, चाहते तो हम भी यही थे कि तुम मेरे अभय की जीवन संगनी बनो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता, खैर जो हुआ अच्छा हुआ। बेटा, ये सारी रस्में तो मैं अपने हाथों से करवाना चाहती, लेकिन अभी घर में माहौल कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती। पर यकीन है तुम सब अच्छे से संभाल लोगी। अव्या मुस्कुरा कर, जी। कुछ वक्त बाद अव्या मिरर के आगे खड़ी बालों को संवार रही थी। उसी वक्त अभय वर्कआउट कर कमरे में एंटर हुआ। पर जैसे ही नजर मिरर के आगे खड़ी अव्या पर गई तो बेचारा अपना सुध बुध ही खो बैठा। डार्क ग्रीन एंड येलो में साड़ी में मौजूद अव्या इतनी खूबसूरत लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं। डार्क ग्रीन स्लीव लेस एंड बैकलेस ब्लाउज, येलो साड़ी जिस पर डार्क ग्रीन कलर का बॉर्डर लगा था, खुले बाल जिन्हें समेटकर आगे रखा था, गले में छोटा सा मंगलसूत्र और कानों में डायमंड ईयरिंग। विदाउट मेकअप के ही अव्या ने अभय पर बिजलियां गिरा दी। बेचारा तो मुंह खोले बस अव्या की शीशे की तरह चमकती पिट को देखे जा रहा था और यहाँ अव्या चिढ़ते हुए, ओह गॉड, क्या तमाशा है, ये बंद क्यों नहीं रहा?
अव्या ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश करते हुए बड़बड़ा रही थी, तभी किसी की ठंडी उंगलियां उसे अपनी निके पिट पर महसूस हुई। बेचारी के तो रोते खड़े हो गए। वो हड़बड़ा कर पलटने को हुई, तभी अभय ब्लाउज की डोर कसते हुए, सीधी खड़ी रहो, मैं खुद कर लूंगी। अव्या खुद को मोनोल दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, जबकि अंदर से तो उसकी जान अटकी पड़ी थी। अगर खुद से कर लेती तो तभी तक किया क्यों नहीं? कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी ना? अभय ने अव्या के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। वही अव्या की आंखें बड़ी हो गई। क्यों क्यों करूंगी मैं आपका इंतजार, और अगर आप नहीं आते ना तब भी मैं खुद से कर लेती। जरूरत नहीं थी आपके हेल्प की। तारांकन, अच्छा ऐसा है क्या? लाऊं फिर मैं खोल देता हूँ, तुम खुद से कर लेना। उद्धरण चिन्ह। अभय जैसे ही डोर खोलने को हुआ, अव्या पलटकर खड़ी हो गई। अव्या गुस्से और हड़बड़ाहट के मिले जुले भाव से अभय को घूर रही थी। तो वही अभय की नजर ना चाहते हुए भी अव्या की सुर्ख होठों पर जम गई, जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। अभय अव्या की ओर झुकने लगा, जिस पर अव्या पीछे की ओर झुकते हुए हकलाकर, क्या कर रहे हैं आप? तारांकन, वही जो एक हस्बैंड अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ करता है। अभय के झुकने से अब अव्या सीधे ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई। अभय तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अव्या को घबराहट हो रही थी। शायद उसका माइंड अभी रेडी नहीं था। अभय बिल्कुल उसके फेस पर झुक गया, इतना कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। अव्या ने झट से आंखें बंद कर ली। वही उसकी मासूमियत देख अभय होले से मुस्कुरा दिया। वो उसके कान के पास आकर धीरे से, तारांकन वाइफी, तुम्हें बिंदी लगानी नहीं आती ना? अव्या ने झट से आंखें खोली। वॉट? अभय उससे दूर होकर हाथ बांधे खड़ा हो गया। मुझे ये बिंदी बिल्कुल पसंद नहीं, ये वाली लगाओ। अभय ने अव्या के माथे पर लगी बिंदी हटा दी और उसकी जगह छोटी सी स्टॉम बिंदी लगा दी। अब ठीक है। अव्या गुस्से से अभय को घूर रही थी, जिस पर अभय अब्रो उचकाते हुए, वॉट? ऐसे क्यों देख रही हूँ? एक मिनट, तुम इस तरह से बैठी क्यों हो? अभय जानकर अव्या को छेड़ने लगा, जिस पर अव्या झुंझुलाकर, वो मुझे मजा आ रहा था। अव्या मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। बेचारी को इतना एम्बेरेस फील हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ उसके जाते ही अभय खिलखिला उठा। कुछ वक्त बाद अभय रेडी होकर नीचे आया। उसने चारों ओर अव्या को देखा, लेकिन वो उसे नजर नहीं। तभी कुछ जलने की स्मेल सुनते हुए वो किचन के पास आया। क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अभय नाक पर रुमाल लगाए किचन में आया। जहाँ अव्या गैस के आगे खड़ी थी, तो वही सारे शेफ लाइन वाइज खड़े थे। अभय गुस्से से, कुछ पूछा है तुम सबसे मैंने? सर, वो मेम की आज पहली रोज आई। उद्धरण चिन्ह। अभी वो इतना ही बोली थी कि अभय की भवें सिकुड़ गई। किसने कहा था ये सब करने को? अभय शेफ को डांट रहा था, तभी अव्या, मोम, आपकी मोम ने कहा था। वो मुझे खाना बना नहीं आता ना, तो ये सारे मेरी हेल्प कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अभय ने एक नज़र जली हुई सूजी को देखा और फिर सीने पर हाथ बांधते हुए, हेल्प करने के बाद भी तुमने ये बनाया? अभी बना कहाँ है? बोलते हुए अव्या ने नजरें नीची कली। अभय किचन से निकलते हुए, तुम रहने दो, जो बनाना है शेफ से कहे दो, वो खुद बना देंगे। हाँ नहीं, वो मोम ने अपने हाथ से बनाने के लिए कहा है। तारांकन, तो अब? अभय के सवाल पर अव्या सोचने लगी। अभय ने शेफस को इशारा किया तो एक लेडी शेफ आगे आए और जली हुई कढ़ाई को सिंक में रख कर चली गई। सारे शेफस जा चुके थे, अब किचन में सिर्फ अव्या और अभय थे। अरे ये सब कहाँ चले गए? अब मेरी हेल्प कौन करेगा? अव्या परेशान होते हुए बोली। तभी उसकी नज़र अभय पर गई और चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल बिखर गई। उसकी स्माइल में साजिश की बू आते देख अभय, वॉट? आप मेरी हेल्प कर दो, वैसे भी ये हलवा मैं आप ही के पसंद का बना रही हूँ। मोम ने बताया था। उद्धरण चिन्ह। अभय उसे घूर कर देखने लगा। तुम्हारी मोम से इतनी डिप में बात कब हुई? अव्या दूसरी कढ़ाई गैस पर रखते हुए, वो सब छोड़िए ना, आपके मतलब की बात नहीं है। पहले इधर आकर खड़े हो जाए और ये गैस जला दीजिए। अव्या अभय का हाथ पकड़ते हुए उसे गैस के आगे खड़ा कर देती है। अभय हैरानी से, तुम्हें गैस ऑन करना नहीं आता? अव्या हड़बड़ा कर, आता है ना, बस थोड़ा डर लगता है। वो क्या हुआ था, एक बार घर पर गणेश पूजन थी और मम्मा किचन में काम कर रही थी। कुकिंग के शौक के चक्कर में मैंने गैस ऑन कर दी और लाइटर ढूंढने लगी, और जब लाइटर मिला, गैस ऑन की, तो वो एकदम जल उठा, जिस चक्कर में मेरी उंगली भी जल गई। अभय ना में सिर हिलाते हुए, समझ गया। अव्या ना समझी से, क्या तारांकन, यही तुम पैदाइशी लापरवाह हो? अव्या उसे घूरते हुए, मैं भी समझ गई। अभय कढ़ाई में घी डालते हुए, क्या? उद्धरण चिन्ह। तारांकन, आप पैदाइशी जहर हो।
अभय उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जिस पर अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, कढ़ाई में देखिए वरना ये वाली आपकी वजह से जलेगी। अव्या मुंह बनाकर चीनी निकालने लगी, वही अभय नामे सिर हिलाते हुए सूजी रोस्ट करने लगा। कुछ मिनट बाद अव्या मोबाइल पर मेल्स चेक कर रही थी, जिस पर अभय आंखें छोटी करते हुए, ये पहली रसोई मेरी है या तुम्हारी? अव्या बिना उसकी ओर देखे, ऑफकोर्स मेरी है। तारांकन तो तुम बनाओ ना, मुझसे क्यों बनवा कर रही हूँ? अव्या मोबाइल को साइड में रखते हुए, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। हटिए। अभय हटने लगा तो अव्या कुछ सोचकर, वैसे हलवा तो बन गया, फिर मैं क्या करूँगी आकर, है ना? अभय बेचारा कुछ नहीं बोला और अव्या उसकी शक्ल देख खामोशी से खड़ी हो गई। अव्या रोस्ट किए ड्राई फ्रूट खाते हुए पूरे किचन को निहार रही थी और अभय सूर्य दोबारा भेजी गए मीटिंग की लोकेशन देख रहा था। अव्या काजू का पीस उठाकर अभय के मुंह तक ले जाती है, जिस पर अभय, क्या है ये? तब तक अव्या ने काजू का पीस अभय के मुंह में डाल दिया। रोस्ट किया हुआ है, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। अभय कुछ नहीं बोला। हलवे का भोग लगाकर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अभय ने हलवे का पहला बाइट लिया तो अव्या खुशी से, कैसा बना है? उसकी खुशी देख अभय शांति से हलवा खाते हुए, मैं तो अच्छा ही बनाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या का मुंह बन गया, वो खुद से बड़बड़ाते हुए, पता नहीं कैसा आदमी है, जरा सी तारीफ करना भी नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। उसकी बनती बिगड़ती शक्ल को देखते हुए अभय होले से मुस्कुरा दिया। खैर नाश्ता कर अभय जाने लगा तो अव्या ने अपना हाथ अड़ाकर उसे रोक दिया। कहाँ चले? ऑफिस जा रहा हूँ। तारांकन, अरे ऐसे कैसे, पहले गिफ्ट तो दो। मोम ने कहा था जब आप हलवा खा लो तो फिर मैं आपसे गिफ्ट मांगूं और आपको देना ही पड़ेगा। अभय हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ओह रियली? तुम्हें नहीं लगता गिफ्ट तुम्हें मुझे देना चाहिए? कायदे से देखा जाए तो तुम्हारे हिस्से की पहली रसोई मैंने बनाई है। नहीं, देना आपको है, ये आपकी प्रायोरिटी है। अभय अपना माथा सहलाते हुए, इससे शादी कर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? तारांकन अभी मेरे पास नहीं है। अव्या बिना कुछ बोले बस अभय को घूरती रही, जिस पर अभय नाम में सिर हिलाते हुए उसे गोद में उठा लेता है, जिस पर अव्या की आंखें बड़ी हो गई। वो मचलते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? उतारिए मुझे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभय उसे सीधा अपने कमरे में लेकर आ गया और बेड पर बैठा दिया। अव्या गुस्से से, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आ गए? तारांकन, वही दे रहा हूँ, कुछ देर खामोश बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुंह फुलाकर बैठ गई। अभय क्लाजेट रूम में आया और फिर कुछ बॉक्स जैसा लेकर अव्या के सामने हाजिर हो गया। अव्या ने मुंह फेर किया, वही अभय एक घुटने के बल अव्या के पैरों के पास बैठ गया। अव्या पैर साइड करने लगी मगर अभय ने आंखों से ही रोक दिया। उसने बॉक्स खोला और चमचमाती चांदी की पायल बाहर निकाली। वो पायल देख एक बार को तो अव्या भी हैरान हो गई। ये तो वही पायल है ना जो हमने मॉल में देखी थी। अभय उसके पैर को अपने घुटने के ऊपर रखते हुए, वही है। तारांकन, लेकिन ये आपने कब ली? अव्या ने अगला सवाल किया, जिस पर अभय पायल का हुक बंद करते हुए, तुम्हें बिजनेस वूमेन नहीं एक टीचर होना चाहिए था, गलत प्रोफेशन में आ गई तुम। अव्या उसकी बात को इग्नोर कर मुस्कुराते हुए अपने पैर को देख रही थी, जो पायल में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अव्या अभय को अपने पैर दिखाते हुए, कैसी लग रही है? अभय संभाल कर उसके पैर को नीचे रखते हुए, अच्छी लग रही हूँ। अव्या का फिर मुंह बन गया। वो खुद से बड़बड़ा कर, फिर से कंजूसी, ना तो ढंग से तारीफ की जा रही है ना प्यार का इजहार किया जा रहा है। अजीब आदमी है। तारांकन, कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय कमरे से बाहर निकल गया। वही अव्या चलते हुए पायल को देखने लगी जो छम छम बज रही थी। उसकी मुस्कान दरवाजे की ओट पर खड़ा अभय भी देख रहा था। वो खुद से, तारांकन, इसी मुस्कान का इंतजार किया है इतने साल, जो तुम्हें अपने पास पाकर पूरा हो गया। अब लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए सिवाय जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हारे साथ आके। पी अटेन खुदी जी, पूरी कोशिश तो की है रोमांस दिखाने की, बात आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सैमी राजपूत, अक्षय का सच सामने आएगा, बस 1 से 2 चैप्टर तक इंतजार कर लीजिए। साक्षी सुखे, आपके तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो चलिए उन पर भी जरा डाउट डालते हैं। क्यों अव्या की डेथ हुई और सडनली उस रीबर्थ का हुआ, जबकि अभय और अक्षय के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो साक्षी जी, स्टोरी की स्टार्टिंग के चैप्टर देखे जाए तो उसमें मेंशन है अव्या डेथ के बाद 3 साल पीछे आ गई है, जहां 3 साल पहले अक्षय से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। अब जब अव्या अपनी लाइफ के 3 साल पीछे आ गई है तो अक्षय और अभय का रीबर्थ कैसे होगा?
आई होप आप समझ रही होंगी। उनका रिबर्थ नहीं हुआ है। अव्या के न्यू बॉर्न के बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज हुई उसकी लाइफ में, या बोले तो बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। जहाँ पिछली जिंदगी में वो एक डॉक्टर थी तो वही आज वो एक बिजनेस वुमेन है। पिछली लाइफ में अक्षय उसका प्यार था लेकिन आज उसका दुश्मन है। पिछली लाइफ में वो अपने दीवाने से अनजान थी जो एक साई की तरह उसके साथ था लेकिन आज वो उसका लाइफ पार्टनर है। बाकी जितने सवाल मेरे समझ आए मैंने उन्हें एक्सप्लेन किए, जो नहीं कर पाए उसके लिए दिल से सॉरी। राठौर मेंशन मॉर्निंग टाइम। इस वक्त पूरी राठौर फैमिली लिविंग एरिया में बैठी थी। वैभव जी सिंगल सोफे पर बैठे थे तो वही उनके आगे अक्षय सिर झुकाए खड़ा था। तारांकन मामा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जनता हूँ गुस्से में आकर मैंने बहुत बदतमीजी की, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि आप सभी के साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई रियली सॉरी मामा जी। आई एम रियली सॉरी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अक्षय रो पड़ा। वही उसके आंसू देख वैभव जी उठ खड़े हुए और सिर पर हाथ फेरते हुए, कोई बात नहीं अक्षय, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए उतना ही काफी है। तब तक अभय भी राठौर मेंशन आ चुका था। सभी को एक जगह इकट्ठा देख अभय थोड़ा कन्फ्यूज हुआ। वो पास खड़े अमय से, भाई आपने मुझे बुलाया? भाई या नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया है अभय। अक्षय आंसू पोंछते हुए बोला, जिस पर सभी हैरानी से उसे देखने लगी लेकिन अभय एकदम सामान्य था। अक्षय उसके पास आया। तारांकन तुम अकेले आए, अव्या नहीं आए? अक्षय एकदम इनोसेंट बनते हुए बोला। अभय दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालते हुए, उसके पास फालतू टाइम नहीं है तुम पर वेस्ट करने के लिए। सुध जी गुस्से से, अक्षय तुम्हें इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सारे फास्ट की जड़ यही है। सुधा जी गुस्से से भाना रही थी लेकिन अभय ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। अक्षय अपनी मां को रोकते हुए, तारांकन स्टॉप इट मोम, मैंने अभय के साथ भी गलत किया है। आई एम सॉरी अभय, मैं नहीं जानता था तुम भी अव्या को पसंद करते हो, और सिर्फ तुम ही नहीं अव्या भी तुम्हें। खैर मैं गलती कर रहा था तुम्हारे प्यार के बीच आने की। अपनी मोहब्बत के दूर होने का कैसा दर्द होता है ये मुझसे बेहतर कौन समझता हूँगा। बोलते हुए अक्षय के आंसू बेह निकले। उसके आंसू देख सभी सीटी होने लगे सिवाय अभय के। अभय हाथ में बंधी वॉच में टाइम देखते हुए, हो गया तुम्हारा। उसके इस एटीट्यूड पर वैभव जी का खून खोल उठा। अक्षय बस, जहां माफी की कदर ना की जाए वहां माफी मांगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अक्षय ना में सिर हिलाते हुए, नहीं मामा जी, मेरे अंदर बहुत पछतावा है। आप नहीं जानते मैंने ये 24 घंटे कैसे गुजारे हैं। जब तक मैं अभय से माफी नहीं मांग लूंगा मेरा गिल्ट कम नहीं होगा। अक्षय अभय के आगे हाथ जोड़कर, अभय मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। अक्षय की ऐसी हालत देख सभी का कलेजा फटने को हो गया, साथ ही अभय पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो कितना बेरहीम है। भाई के आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मिस्टर कपूर अक्षय के हाथ नीचे करते हुए, बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती करवा ली तुमने अपनी, अब और नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर कपूर अभय को घूरते हुए, भाई भाई लगा रखा है जिसे ना तुमसे कोई मतलब है ना तुम्हारी माफी से। तारांकन हाँ तो किसने कहा था इसे मुझसे माफी मांगने के लिए, जबकि ना तो मुझे इससे कोई मतलब है और ना इसकी चिप्सी माफी में। अभय कठोर लहजे में बोला, जिस पर मिस्टर कपूर का गुस्सा और जोश मारने लगा। देख रहे हैं साले साहब अपने बेटे को, बड़ा गुरूर था ना आपको, इस पर देखिए कैसे एक एक कर सब चकनाचूर कर रहा है। ना बड़ों की बेइज्जत का ख्याल बचा है ना आपका डर। मिस्टर कपूर के कड़वे बोल सुन वैभव जी की आंखें बंद हो गई, वही अभय की मुठिया कस गई। मिस्टर कपूर अब आप कुछ क्यों बोल नहीं रहे, बोलिए कुछ। वैभव जी की आंखें आंसुओं से भर गई। वो नजर भर भी अभय को नहीं देखते और साधना जी से, साधना इस लड़के से कहो जितना जल्दी हो सके हमारे आंखों के सामने से दूर हो जाए, वरना आगे हम क्या करेंगे मैं खुद भी नहीं जानता। पर साधना जी उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वैभव जी उन्हें आंखें दिखा देते हैं, इसीलिए साधना जी भी खामोश हो गई। वो कैसे अपनी औलाद को कह दे कि चला जाए यहाँ से, इसीलिए वो बिना कुछ बोले खुद ही वहां से चली गई। प्रिया भी उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ी। अभय बस खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। तभी अक्षय, सॉरी मेरे भाई, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं समय की भी गलती है जिसने इतने नफरत के बीज बो दिए जो अब कांटे बनकर रिश्तों में चुभ रहे हैं। अभय जलती हुई आंखों से अक्षय को देखने लगा जो हाथ जोड़े उसे ही देख रहा था। वो आगे, बाकी मेरी ऊपर वाले से दुआ है तू हमेशा खुश रहे, हमेशा। इतना बोल अक्षय तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी सर्किट मुस्कान सिर्फ अभय ने देखी थी और किसी ने भी नहीं।
बात खत्म कर अक्षय अपने आंसू पोंछते हुए मेंशन से बाहर निकल गया और अभय सिर्फ उसकी कही आखिरी लाइन सोचते रह गया। पैलेस दोपहर का वक्त अव्या ने लगभग पूरा पैलेस देख लिए था, लेकिन पैलेस था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर एक मोड़ पर कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता, और ऐसा ही कुछ अभी भी अव्या के सामने था। ओह माय गॉड! अव्या इस वक्त अभय की स्टडी रूम में मौजूद थी। सामने वॉल पर बड़ी से लेकर छोटी हर साइज के फोटो फ्रेम लगे थे। अव्या ने पास आकर देखा तो हैरानी से आंखें दुगनी बड़ी हो गई। अब ये सब क्या है? हर एक फोटो में सिर्फ और सिर्फ अव्या थी। जहां स्कूल टाइम में ट्रॉफी जीतने से लेकर मेडिकल के फर्स्ट डे तक, फ्रेशर पार्टी हुई या कोई फैमिली ट्रिप, हर एक यादें इन फोटो में कैद थी। कहे लो तो ये पूरा वॉल बस उसी की तस्वीरों से आबाद था। सारी फोटो को देख अव्या मुंह पर हाथ मुस्कुरा दी। माय गॉड अभय, तुम क्या हूँ? मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी ये साइड भी हो सकती है। अनबिलीवेबल! अव्या को समझ नहीं आ रहा था वो हंसे या रोए। मतलब अभय उससे इस हद तक चाहता होगा उसने कभी नहीं सोचा था। सारी फोटो देखते हुए अव्या कुछ फोटो के पास रुकी और वहीं से उसके एक्सप्रेशन बदल गए। ये फोटो भी सजाने जैसी है। इसमें मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। इस फोटो में अभय और अव्या साथ में थे जब वो दोनों अमय और प्रिया के साथ पिकनिक पर गए थे, जिसमें अभय ने अंश नाम के बच्चे से कहकर जबरदस्ती अव्या के साथ फोटो खिंचवाई थी। अब फोटो तो अभय के लिहाज से परफेक्ट थी, लेकिन लड़कियां अपनी फोटोज को लेकर कितनी पॉजेसिव होती है ये तो सिर्फ एक लड़की ही जान सकती है। अव्या को फोटोज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने काफी कोशिश भी ताकि डिलीट कर सके, मगर बेचारी नाकाम रही और अभय ने तो सीधे वो फोटो अपनी कलेक्शन में ही लगा दी। भाई ये तो हद है अभय, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कितनी गंदी पिक को तुमने कितने बड़े फोटो फ्रेम में लगाकर और हाईलाइट कर दिया। अव्या गुस्सा होते हुए बोली। वैसे फोटो तो बड़ी क्यूट थी। अभय ने अव्या को बाजू से पकड़ रखा था। जहां वो मुस्कुराता हुआ बहुत हैंडसम लग रहा था, तो वही अव्या गुस्से से नाक मुंह सिकोड़ रही थी, जिसमें बेचारी कितनी क्यूट लग रही थी कि कह नहीं सकते। अव्या फोटो उतराने की कोशिश कर रही थी, तभी मेड सिर झुकाए बोली, तारांकन मैम आपसे मिलने अमय सर और उनकी वाइफ आए हैं। दी और जीजू आए हैं। अव्या खुश होते हुए बोली। वैसे भी इतने बड़े महल में वो अकेली जान बोर हो चुकी थी। अव्या चहकते हुए नीचे आए जहां अमय और प्रिया लिविंग एरिया की ओर ही आ रहे थे। जैसे ही पायल के घुंघरू की आवाज उनके कानों से टकराई तो नजर सीधे सीढ़ियों से उतरती अव्या पर गई। साड़ी, हाथों में भरी भरी हरी पीली चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। ये सारी चीजें जब कोई लड़की पहनती है ना तो खूबसूरती और भी दुगनी हो जाती है, जैसे कि अव्या की हो गई। दी जीजू! अव्या झट से प्रिया के गले लग गई। प्रिया ने प्यार से अव्या का माथा चूम लिया और आंख से काजल निकाल कर अव्या के कान के पीछे लगा दिया। तारांकन बहुत प्यारी लग रही हूँ, किसी की नजर ना लगे। उद्धरण चिन्ह। अव्या शर्मा गई। तभी अमय झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए, बेहन से मिलने के बाद साली साहिबा आप तो हमें भूल ही गई। वेरी बैड। नो जीजू, आपको मैं कहाँ भूल सकती हूँ। कैसे हैं आप? अव्या अमय के गले लगते हुए बोली, जिस पर अमय प्यार से उसका सिर सहलाते हुए, बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? अव्या अमय से अलग होकर, मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो तो दिख रहा है। वैसे सच सच बताना अभय तुम्हें परेशान तो नहीं करता? गुस्सा डांटना वगैरह? अव्या अपने बाल झटकते हुए एटीट्यूड से, गुस्सा डांटना वो भी मुझे इम्पॉसिबल। उनकी तो मेरे सामने आवाज भी नहीं निकलती। उद्धरण चिन्ह। प्रिया हाथ बांधते हुए, अच्छा और नहीं तो क्या? अमय हंस दिया। सही है, चलो किसी के सामने तो उसका गुस्सा कम हुआ। बोलते हुए अव्या मैंने हाई फाई दे दिया और प्रिया बस उन्हें घूरती रह गई। अमय टाइम देखते हुए, अच्छा अब मैं चलता हूँ। प्रिया जब तुम्हें जाना हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसे रोकते हुए, अरे जीजू अभी कहाँ? अभी तो आप आए हो। अमय उसके सिर को सहला कर, मेरी अर्जेंट मीटिंग है इसीलिए जाना होगा, और किसी दिन आ जाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर जम के खिंचाई करेंगे तुम्हारे हस्बैंड की। अव्या शर्मा गई। अमय मुस्कुराता हुआ चला गया। अव्या और प्रिया दोनों गॉसिप करने बैठ गई। देखते ही देखते शाम हो गई। अभय कार में बैठा था, अक्षय की स्माइल और उसकी लास्ट लाइन के बारे में सोच रहा था। तभी ड्राइवर सर पैलेस पहुंच गए। अभय ठंडी सांस छोड़ी और अपना कोट उठाकर पैलेस के अंदर आया। रात गहरी हो चुकी थी, काम ज्यादा था, इसीलिए वो लेट से घर लौटा था। कमरे में आकर नजरें अपने सुकून को तलाशने लगी, लेकिन वो उसे दिखा नहीं। अभय ने कोट बैग वही सोफे पर रखा और अव्या को यहाँ वहाँ देखने लगा।
क्या कहाँ चली गई? ढूंढता हुआ अभय बालकनी, बाथरूम हर जगह देखने के बाद नीचे आया। लिटिल कहाँ है? अभय ने मेड से पूछा, जिस पर मेड ने न में सिर हिला दिया। सर हमें नहीं पता मेम कहाँ है। अभय की मुठिया कस गई। नहीं पता तो पता करो। तारांकन जी सर। पहले इसके सारे नौकर एवं गार्ड्स भी अव्या को ढूंढने लगे। वही अभय भी अव्या को ढूंढ रहा था। तभी नजर स्टडी रूम में जल रही लाइट पर पड़ी। अभय लंबे लंबे कदम लेता हुआ स्टडी रूम में आया। जब सामने का नजारा देखा तो आंखें बड़ी हो गई, गला खुशक हो गया। अभय तो जैसे अपनी जगह जम गया हो। आखिर बेचारे ने ऐसा भी क्या देख लिया? एनीवन गैस? होटल रूम दिल्ली। अक्षय मीरा के साथ अपनी रात रंगीन कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों जिस्म अलग हुए। अक्षय मीरा के ऊपर से हटकर साइड में लेट गया। मीरा उसके सीने पर उंगलियां नचाते हुए, बेबी इतनी शिकस्त के बाद भी तुम इतना खुश कैसे हो? लेकिन अक्षय सिर्फ सीलिंग को देखते हुए मुस्कुरा दिया। जिस पर मीरा, ना प्रॉपर्टी मिली, ना बदला और ना छोकरी, फिर इतनी खुशी क्यों? अमीर बनने का सपना त्याग दिया क्या? अक्षय ना में सिर हिलाते हुए, अक्षय मर सकता है लेकिन एक बार जिस चीज पर दिल आ जाए उसे छोड़ नहीं सकता। मीरा मुस्कुरा उठी, तो क्या प्लेन बनाया है जिससे हारी हुई बाजी जीती जा सके? अक्षय मीरा के होठों पर अंगूठा रफ करते हुए, इतनी भी क्या जल्दी है डार्लिंग, वक्त आने दो सब समझ जाऊंगी। अक्षय ने होठों को मीरा के होठों से जोड़ दिए। दोनों एक दूसरे को वाइल्ड होकर किस कर रहे थे। देखते ही देखते कमरे का तापमान गर्म हो गया। मीरा के आहे तो वही अक्षय की सांसों का शोर कमरे में गूंज उठा। पहले स्टडी रूम। अभय स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा बस एकटक अव्या को देख रहा था, जो अपने में मग्न लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। लाइट पिंक शॉर्ट नाइट सूट में अव्या बहुत ही क्यूट लग रही थी, सिर्फ हमारे लिए। बाकी अभय का तो गला सूख रहा था। गुस्ताख नजरें तो बगावत पर उतर आई थी, जो अव्या के हुस्न से हटना ही नहीं चाहती थी। अभय ने चेहरे पर हाथ फेरा। गहरी सांस छोड़ वो अंदर आया। पूरा घर छोड़कर तुम यहाँ बैठी हो? अव्या मुस्कुरा कर, अरे बड़ी जल्दी आएंगे आप? उद्धरण चिन्ह। अभय लैपटॉप में झांकते हुए, वो आज थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए लेट हो गया। अव्या हाथ बांधते हुए, ओह अच्छा, लेकिन सर्वे तो बता रहे थे आप हमेशा देर से आते हैं, या कभी कभी तो आते ही नहीं। अव्या की बातों में शिकायत देख अभय शांति से, काम ज्यादा होता है इसीलिए। तारांकन कल से आप 6 बजे मुझे पैलेस में दिखने चाहिए, और अगर टाइम पर नहीं आए तो फिर कहीं और चले जाना, क्योंकि मैं आपको पैलेस में घुसने नहीं दूंगी। अभय एब्रो उचकाते हुए, तुम मुझे मेरे ही घर में आने ने नहीं दूंगी। क्योंकि अब से ये मेरा घर है, जहाँ मेरी चलेगी। अभय तिरछा मुस्कुरा कर, ओह रियली, ये घर तुम्हारा है? और वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का घर है। अव्या लैपटॉप में उंगलियां चलाते हुए बोली, जिस पर अभय की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वो अव्या की ओर झुकते हुए, सही कहा, इस घर के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी, कंपनी, बिजनेस, उसका सब कुछ, यहाँ तक वो भी तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अभय के इतने करीब आने से अव्या बिल्कुल ही जम गई। दिल जोरों से धड़कने लगा, कान गाल सब बुरी तरह लाल पड़ गए। अव्या ने नजरें उठाकर अभय को देखा, जो मुस्कुरा रहा था। उसकी खूबसूरत मुस्कान को देखते हुए अव्या, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? कभी कभी शब्दों से नहीं, दिल से महसूस करने की कोशिश किया करो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाया करेगा। अभय अव्या से दूर हुआ तो अव्या उसे रोकते हुए, लेकिन मुझे इजहार सुनना है। ये इतना आसान नहीं है मिसेज राठौर। इजहार सुनने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसके आगे आकर दोनों हाथ कमर पर रखते हुए, क्यों आसान नहीं है? जब गुस्ताखी कर ही दी है तो कबूल क्यों नहीं करते? अभय अव्या के फेस पर अपना हाथ रख प्यार से सहलाते हुए, ताकि जितनी मेहनत मैंने की है उसका 1% तुम भी करो, तभी तो इजहार और इकरार में कुछ मजा आएगा। एंड आई एम श्योर मुझसे कुछ करवाना इतना आसान नहीं होगा। अव्या बिना किसी भाव के, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? अभय ने कंधे उचका दिए, तुम्हें जो समझना है समझ सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुरा कर, फिर तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। देख लेना, आपको इजहार करने पर मजबूर कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है फिर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम यहाँ क्यों बैठी हो और ये मेरे लैपटॉप में क्या कर रही हो? अव्या उसके सवाल को इग्नोर करते हुए, पहले तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरी इतनी गंदी पिक क्यों लगाए आपने, जानते हुए भी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर अव्या उस फोटो फ्रेम की ओर पॉइंट कर बोली, जिस पर अभय मुंह बनाकर, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर छोड़कर तुम्हारी गाड़ी बस इसी पर क्यों टकी पड़ी है? नहीं पसंद तो मत देखो ना। उद्धरण चिन्ह। कैसे ना देख? अरे आपने इतना हाईलाइट करके जो लगाया है,
उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्योंकि ये हम दोनों की साथ वाली पहली फोटो है, इसीलिए ये तो अपनी जगह से कहीं नहीं जाने वाली। उद्धरण चिन्ह। अभय करते हुए बोला तो वही अव्या का मुंह बन गया। उसकी बनती बिगड़ती शक्ल देख अभय, मैं तो सोच रहा हूँ इस फोटो को अपने बेडरूम में शिफ्ट करवा दूँ। क्या कहती हूँ? अव्या उसे उंगली दिखाते हुए। ऐसा सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। अभय हंस दिया वही अव्या और चिढ़ गई। वो पैर पटक कर जाने लगी, तभी अभय उसे रोकते हुए, यार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर चलो डिनर कर लो। उद्धरण चिन्ह। तारांकन नहीं। अभय की भावें सिकुड़ गई। क्यों? तारांकन, क्योंकि आपका इंतजार करते हुए मेरा डिनर टाइम मिस हो चुका है और 10 बजे के बाद में डिनर नहीं करती। तो तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अपने टाइम से डिनर कर लेती। उद्धरण चिन्ह। अव्या लैपटॉप बंद करते हुए, कितने बड़े डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठकर खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सोचा आपके साथ खा लूंगी, लेकिन आप तो आए ही आधी रात को है। अभय अफसोस से, ओके नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन चलकर कुछ खा लो, ऐसे नहीं सोते। उद्धरण चिन्ह। तारांकन नहीं, मेरी डाइट बिगड़ जाएगी। अभय उसे घूरते हुए, एक तो पहले ही सिंगल हड्डी की हूँ, डाइट करोगी तो दिखना भी बंद हो जाऊंगी। तारांकन डाइट फॉलो करती हूँ तभी सिंगल हड्डी की हूँ। आप वो सब छोड़िए, अब मुझे सोने जाना है। पहले इस रात 3 बजे। अभय सो रहा था। उसने बेड पर हाथ फिराया ताकि अव्या को अपनी बाहों में ले सके, पर वहां उसे अव्या महसूस नहीं हुई। अभय की झट से आंखें खुल गई। उसने पूरे बेड पर नजर दौड़ाई, लेकिन अव्या कहीं नहीं थी। वॉशरूम चेक किया, बालकनी का डोर लॉक था, फिर अव्या कहाँ गई? अब ये कहाँ चली गई? यहाँ अभय नीचे आया। नीचे बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ किचन साइड लाइट चालू थी। जो देख अभय के कदम किचन की ओर बढ़ गए। यहाँ किचन में अव्या स्ट्रॉबेरी धो रही थी। ये तो हो गया। तारांकन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हूँ तुम? उद्धरण चिन्ह। अव्या डर से उछल गई, लेकिन जब अपने पीछे अभय को देखा तो खुद को नॉर्मल करते हुए, ये भटकती आत्मा की तरह क्यों डोल रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अभय अब्रो उचकाते हुए, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ। तारांकन, वो मुझे भूख लगी थी इसीलिए स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय, शांति से बनाने आता है? उद्धरण चिन्ह। अव्या घूर कर, हाँ आता है, चलिए आपको दिखाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अव्या स्मूदी बना रही थी और अभय उसे बस बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था। अव्या मुस्कुराकर उसके आगे स्मूदी का ग्लास रखते हुए, ये लीजिए आपका स्मूदी तैयार है। अभय ने एक नज़र ग्लास को देखा और जैसे ही एक घुट पिया आया खुशी से, कैसा बना है? अभय हाँ में सिर हिलाकर, इतना बुरा भी नहीं है। अव्या मुंह बनाकर, यही बात अगर प्यार से थोड़ा सा मुस्कुराकर बोल देंगी तो कुछ चला जाएगा आपका। उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराकर, बहुत अच्छा बना है, अब से ये ड्रिंक तो मेरी फेवरेट हो गई। उद्धरण चिन्ह। अव्या भी मुस्कुरा दी। दोनों ने स्मूदी पी रहे थे, तभी कुछ सोचते हुए अभय, ऑफिस कब से जाना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। अव्या ग्लास टेबल पर रखते हुए, जाने को तो मैं कल चली जाऊं, लेकिन डर लग रहा है। क्यों? उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से, अब ये क्यों का जवाब आप मुझसे पूछ रहे हैं? तूफान की तरह आए और आंधी की तरह शादी कर मुझे ले गए। पता नहीं डैड मम्मा मुझसे कितना नाराज होंगे। अव्या चिढ़कर, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभय शांति से स्मूदी खत्म कर ग्लास टेबल पर रखते हुए, ओके, कल हम दोनों दीवान हाउस जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अव्या वो अपनी मोम का गुस्सा और अभय को लेकर गलतफहमी याद आ गई, जिससे वो ना में सिर हिलाते हुए, नहीं रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मैं भी साथ चलता हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। नहीं, आप किसी और दिन चलना। अभय अव्या के चिंता में डूबे फेस को देख, आर यू श्योर तुम अकेले चली जाऊंगी? नहीं तो मैं साथ चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या ना में सिर हिलाते हुए, मैं चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभी भी परेशान थी। उसका लगता हुआ फेस देख अभय थोड़ी सी पकड़कर उसके चेहरा को उठाता है। अव्या अभय की आंखों में देखने लगी। वही अभय मुस्कुराकर, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। उद्धरण चिन्ह। दीवान मेंशन। अविनाश और पलक जी का कमरा। पलक, तुम सोई नहीं अभी तक? अविनाश जी पलक जी की ओर करवट लेते हुए बोले, जो बेचैनी से बस करवटें बदल रही थी। नींद नहीं आ रही अविनाश? प्रिंसेस की याद आ रही है? नहीं, हमें किसी की याद नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उन्होंने अविनाश जी की ओर पिट कर दी। अविनाश जी मुस्कुराकर, हम सोच रहे हैं कल प्रिंसेस से मिलाते हैं।
आप चलना चाहेगी? नहीं, आप शौक से जाए। आखिर चाहते तो आप यही थे। तो हुआ भी वही, बन गया अभय आप सन इन लॉ। उद्धरण चिन्ह। तारांकन इरादे नेक हो तो भगवान भी पूरा साथ देते हैं पलक। खैर सो जाओ, रात काफी हो गई है। अविनाश जी ने आंखें मूंद ली, लेकिन यहाँ पलक जी मुंह दबाए रो पड़ी। आखिर माँ जो ठहरी, औलाद से चाहे कितनी भी नाराजगी जाता दे, अंदर ही अंदर उसके लिए तड़पती जरूर है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैलेस। अभय कमरे में आया तो अव्या मिरार के आगे खड़ी रेडी हो रही थी। रॉयल ब्लू टॉप विद ग्रे ट्राउजर में अव्या बालों को पोनीटेल में बांध रही थी। उसे इस तरह से रेडी होता देख अभय, तारांकन तुम ये ऑफिस वेयर पहनकर दीवान हाउस जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। अव्या हाथ में वॉच डालते हुए, नहीं, मैं घर नहीं कंपनी जा रही हूँ, वहीं पर डेट से मिल लूंगी। दरअसल अव्या पहले अविनाश जी से मिलना चाहती थी। आखिर एक वही इंसान थे जो पलक जी के गुस्से से उसे बचा सकते थे। ओके, आते वक्त मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और फादर इन लॉ से भी मिल लूंगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अव्या ने हाँ बोल दिया और आगे बढ़कर अभय की उलझी हुई टाई को फिक्स करने लगी, जिस पर अभय, बड़ी रोमांटिक हो रही हूँ, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुराते हुए, आपको पता है इंसान सब कुछ पाले लेकिन गलत फहमी बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओह तो ये मेरी गलत फहमी है। ठीक है, अभी इस गलत फहमी को दूर किए देते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने दोनों हाथ अव्या की कमर में लपेट दिए, जिससे अव्या की बॉडी में कट दौड़ गया और झटका तब लगा जब अभय ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अव्या तो किसी मूर्ति में बदल गई। वही उसे शौक में देख अभय ने हल्का सा उसके होठों पर काट दिया। अव्या तुरंत होश में आए और अभय को घूरने लगी, लेकिन अभय ने उसकी आंखों को पर अपना हाथ रख दिया। कुछ 10 मिनट की लॉन्ग किस के बाद अव्या झटपटाने लगी, जिससे अभय ने उसे आजाद कर दिया। अव्या अभय के सीने पर सिर रख लंबी लंबी सांसें लाने लगी। अभय उसके सिर को सहलाते हुए, अब बताओ गलत फहमी किसे थी, तुम्हें या मुझे? अव्या अपने पंजों के बल खड़ी हुई और दूसरे ही पल अभय के होठों पर जोर से काटते हुए उससे दूर हो गई। आप बहुत बुरे हो। अभय मुस्कुराकर, ओह मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक्स तुमने मुझे बता दिया। उद्धरण चिन्ह। अव्या चिढ़ गई, जिस पर अभय उसे कमर से पकड़ अपने सीने से लगाते हुए, हाँ मैं बहुत बुरा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अभय डेविल स्माइल करने लगा, जिस पर अव्या उसकी आंखों में देखते हुए, ओह ऐसा है क्या? लेकिन आप भूल रहे हैं मैं उस बुरे इंसान की वाइफ हूँ जो उससे कई ज्यादा खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। अभय बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमते हुए, इसमें कोई शक? अव्या मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल गए। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री अव्या कंपनी आई। अव्या की शादी हो गई, इसकी किसी को कोई भनक नहीं थी, इसीलिए ऑफिस रूटीन रेगुलर का था। उसे देख एम्प्लॉय मॉर्निंग विश करने लगे, जिन्हें अंसार करते हुए अव्या अविनाश जी के केबिन के आगे आकर खड़ी हो गई। तारांकन शिव जी, प्लीज बचा लेना। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने केबिन का डोर ओपन किया। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री केबिन ऑफ सेव। अव्या केबिन के अंदर झांक कर, डेड अविनाश जी जो फाइल के पन्ने पलट रहे थे, जैसे ही अव्या की आवाज सुनी डोर की ओर देखने लगे। दूसरे ही पल अव्या उनके सामने नजरें झुकाए बैठी थी और अविनाश जी चेयर से टेक लगाए उसे ही देख रहे थे। अव्या धीरे से, डेड वो मैं, सॉरी, कैसे? अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि ये पहली बार था जब अव्या अविनाश जी से बात करने में इतनी झिझक रही थी। अविनाश जी बिना किसी भाव के, सॉरी फॉर वॉट? अव्या बेहद ही मासूमियत से, मैं जानती हूँ ये सब नहीं होना चाहिए था, बट ट्रस्ट मी डेड, अभय मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आप जितना ख्याल रखते हैं मेरा। उद्धरण चिन्ह। अव्या नजरें झुकाते हुए, और उससे बड़ी बात में भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तारांकन आई नो माई चाइल्ड। अविनाश जी ने अव्या को अपने सीने से लगा लिया। वही अव्या हैरानी से, डेड आप मुझसे नाराज नहीं है? अविनाश जी ना में सिर हिलाकर, नहीं, हम आपसे कभी नाराज हो सकते हैं, हमें तो खुशी है आपको अभय जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इनफैक्ट हम खुद चाहते थे ये शादी हो, लेकिन हमसे हो नहीं पाया, पर शिव जी ने हमारी सुन ली। अव्या हैरानी से, डेड आप अभय को? अविनाश जी पलके झपका देते हैं, हमने जब अभय को पहली बार देखा था तभी से वो हमें आपके लिए परफेक्ट मैच लगा, बिल्कुल वैसा जैसा हम अपनी प्रिंसेस के लिए चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी की पसंद भी अभय है, ये जानकर तो अव्या खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। उसने झट से अविनाश जी को गले से लगा लिया। तारांकन थैंक यू डेड, थैंक यू सो मच।
आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह, हम भी बहुत खुश है। करीब आधे घंटे बाद अव्या अपनी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री खा रही थी जिसमें उसका साथ अविनाश जी भी दे रहे थे। डेड होम मिनिस्टर तो पूरी वोल्केनो बन चुकी होगी। तुम्हारी होम मिनिस्टर कितनी गुस्सा है कि अब मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अविनाश जी उदासी से बोले। अव्या का भी मुंह लटक गया जिस पर अविनाश जी, प्रिंसेस टेंशन फ्री रहो बेटा, उन्हें चीजें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दो, क्योंकि आप तो जानती है आपकी मम्मा आपको लेकर कितनी पॉजिटिव है। अव्या ने हाँ कह दिया। खैर अव्या अविनाश जी के केबिन से निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। उसने मुस्कुराते हुए अभय को कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं। तारांकन अब ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे? इतने में लिफ्ट भी आ गई। अव्या अभय को कॉल स्ट्री करते हुए लिफ्ट में इंटर हो गई। तभी दूसरी लिफ्ट ओपन हुई जिससे अक्षय बाहर निकला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अविनाश जी के केबिन का डोर नॉक करते हुए अक्षय ने पूछा। उसे देख अविनाश जी बिना किसी भाव के अजाए अक्षय अविनाश जी के सामने खड़े हो गया। वही अविनाश जी सख्ती से, बोलो क्या है तुम्हें? वो डेड आई मीन अंकल, मुझे आपसे अपने उन दिन के बिहेवियर को लेकर माफी मांगनी है। मैं जानता हूँ मेरे कहे शब्द वापस तो नहीं आ सकते लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मैं अपने बिहेवियर को लेकर काफी शर्मिंदा हूँ। उद्धरण चिन्ह, अक्षय ने हाथ जोड़ लिए। वही उसकी नौटंकी का असर अविनाश जी पर पड़ने लगा। वो मुंह फेर कर, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है अक्षय, इसीलिए गिल्ट में जीने की कोई जरूरत नहीं। तारांकन पर फिर भी अंकल सॉरी, मैं उस दिन गुस्से में था और गुस्से में ही कुछ ज्यादा कहे गया। गुस्सा ह्यूमन इमोशंस है, आना लाजमी है लेकिन उसे कहाँ और कब यूज करना है इतना शऊर इंसान के अंदर होना चाहिए। जिसकी एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा, इस शऊर को अपने अंदर लाऊं। देखना बिजनेस के साथ लाइफ में भी माफी सक्सेस होंगे। जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरी एक मीटिंग है। उद्धरण चिन्ह, जी अंकल। अक्षय केबिन से बाहर निकल गया। वो अपने गाल को सहलाकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए, गुस्सा, अभी तूने मेरे गुस्से को देखा ही कहाँ है? बड़ा करारा थप्पड़ मारा था ना तूने, बहुत जल्द इसका जवाब तुझे मिलेगा। उद्धरण चिन्ह, यहाँ 2 से 3 कॉल्स के बाद अभय ने अव्या का कॉल पिक कर ही लिया। कहाँ थे आप? कितने कॉल्स किए मैंने आपको, तब कहीं जाकर एक उठाया आपने? अव्या भड़कते हुए बोली जिस पर अभय शांति से, काम में बिजी था और मोबाइल साइलेंट पर था इसीलिए देखा नहीं। खैर तुम बताओ कैसे कॉल किया? मुझे लापरवाही का टैग देते हैं और खुद को देखिए, मोबाइल को साइलेंट में रखा हुआ है। सोचिए अगर मुझे कोई इमरजेंसी होती और मैं गलती से आपको कॉल कर देती तब क्या होता? तो मैं तुम्हें सेफ करने जाता। उद्धरण चिन्ह, अव्या ना समझी से, वो कैसे? अभय मुस्कुराकर, आप नहीं जानती मिसेज अभय, तुम्हारे हस्बैंड की तीसरी आंख भी है जो सिर्फ तुम पर होती है। तुम कब क्या और कैसे कर रही हो, सब कुछ मुझे पता होता है। उद्धरण चिन्ह, आप मुझ पर रखते हैं। अव्या गुस्से से बोली। अभय शांति से, नहीं तुम पर नहीं, तुम पर आने वाले खतरे पर। अच्छा अब ये छोड़िए, मुझे आपको गुड न्यूज़ देनी है। अव्या चहेकते हुए बोली। उसने अभय को सारी बात बता दी जिस पर अभय मुस्कुराकर, ओह तो फादर इन लॉ ने मुझे अप्रूव कर दिया। गुड, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मम्मा बाकी है जिसे आपको मना है। देखिएगा पसीने ना निकलवा दिए तो वो भी दीवान हाउस की होम मिनिस्टर नहीं। तारांकन उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। आओ ऐसा क्या? ठीक है, देखते हैं। कुछ और बातें करने बाद अभय, ठीक है अब मैं रखता हूँ, बाय। अव्या आंखें छोटी करते हुए, क्या बाय? मैं आपकी वाइफ हूँ और वाइफ को बाय नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। अभय समझ गया अव्या क्या कहना चाहती है, जिससे वो मुस्कुरा दिया। वो अनजान बनते हुए, क्या बोलते हैं? अरे वही जो 3 वर्ड से शुरू होता है। ओह अच्छा, आई मिस यू। अव्या टेबल पर बैठते हुए, अरे वो नहीं, आप लगभग करीब करीब हो, थोड़ा और सोचिए। तारांकन, हाँ अपना ख्याल रखना। अव्या चिढ़ते हुए मोबाइल को घूरने लगी। क्या अनरोमांटिक इंसान है ये। अभय जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करता है। तुमने कुछ कहा? तारांकन, कुछ नहीं बाय। उद्धरण चिन्ह, अव्या ने गुस्से में मोबाइल पटक दिया। यहाँ अभय कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही जोरों से खिलखिला उठा। शायद अव्या को तंग करने में उसे बहुत मजा आता है। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। अभय बिल्कुल सीरियस हो गया। सामने सूर्य खड़ा था। अभय ठंडी आवाज में, क्या खबर है बॉस? वो तो अभी बिल्कुल शांत है, अभी अभी उसे दीवान ग्रुप और इंडस्ट्री में देखा गया। डीप में जाना तो पता चला वो अविनाश जी से माफी मांगने के ताल्लुक से गया था।
उद्धरण चिन्ह। अभय गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, लेकिन उस पर नजर रखो। जी बॉस। 2 दिन बाद पार्टी। बिजनेस की दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन आज यूएस से अपने वतन वापस लौटे थे, जिसके लिए उन्होंने ग्रैंड पार्टी रखी थी। बिजनेस वर्ल्ड के छोटे से लेकर बड़े व्यापारी सब इस पार्टी में मौजूद थे। पार्टी अपने पिक पर थी, सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी अविनाश जी के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। तारांकन अविनाश। शक्ति साहब आप। अविनाश जी झट से उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ गए। वही वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति, वनराज शेट्टी, जिसने ही पार्टी होस्ट की थी। शेट्टी साहब अविनाश जी के फादर के फ्रेंड है, जिन्होंने उनका बिजनेस सेटअप करने में काफी मदद की थी। एक वक्त ऐसा भी था जब दीवान ग्रुप और इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर थी, लेकिन शेट्टी साहब ने उनकी हेल्प की और आज ये कंपनी दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छू रही है। अविनाश जी उनके गले से मिले। कैसे हैं आप शेट्टी साहब? वनराज जी, जिन्हें उनके पोते ने सहारा दे रखा था, मुस्कुराकर। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, तुम अपना बताओ अविनाश। उद्धरण चिन्ह। तारांकन में भी ठीक हूँ। इन बातों का सिलसिला चल पड़ा। अविनाश जी शेट्टी साहब के पोते से, बेटा नीरज आप कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन अंकल, नीरज मुस्कुरा के बोला। तभी शेट्टी साहब, अविनाश आपकी प्रिंसेस कहाँ है? अविनाश जी इधर उधर देखते हुए, प्रिंसेस? वो उधर। दोनों लोगों ने उस ओर देखा जहां अविनाश जी ने पॉइंट किया था। सामने वाइट शिमरी स्ट्रेप बॉडीकॉन ड्रेस जो उसकी घुटनों के नीचे तक आ रहा था, खुले बाल जिन्हें समेटकर उसने कंधे पर रखा हुआ था, गले में पड़ा नाजुक सा पिंक रूबी पेंडेंट जिसने उसको खूबसूरती पर और 4 चांद लगा दिए। अव्या वहां आए कुछ बिजनेस वुमेन से मिल रही थी, तभी अविनाश जी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। जी डेड। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उसे शेट्टी साहब से मिलवाते हैं। अव्या हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करती है, जो नीरज को थोड़ा अजीब लगा। बेचारे से रहा भी नहीं गया तो वो पूछ बैठा। तारांकन ऊपर से मोडेड और बातों में ओल्डनेस। आपको नहीं लगता मिस ये कॉम्बो थोड़ा सा वेट है? अव्या मुस्कुरा कर, कपड़े तो शरीर का लिबास है और संस्कार रूह के, जिसे भी हम वक्त के साथ नया टच देते हैं। अब सामने मेरे दादाजी की उम्र के व्यक्ति मौजूद है, जिन्हें नमस्ते कर मैंने उन्हें सम्मान दिया। अगर आपको विश करती तो हाय हेलो कहती, क्योंकि आप मेरी ही जनरेशन है। क्यों? अव्या ने अपना हाथ नीरज की ओर बढ़ा दिया। उसकी बात से नीरज कभी इम्प्रेस हुआ वो ही क्या, शेट्टी साहब भी काफी खुश नाराज आ रहे थे। नीरज ने भी जल्दी से अव्या से हाथ मिला दिया। काफी हाजिर जवाबी लगती है आप। खैर आई एम। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसकी बात कट करते हुए, नीरज शेट्टी, बास्केटबॉल फील्ड में काफी नाम सुना है। नाइस टू मीट यू। नीरज एक बार फिर इम्प्रेस हो गया। तो वही कुछ कदम की दूरी पर खड़ा अभय भी अव्या को देख रहा था। उसकी आंखों से पता चल रहा था बेचारे के अंदर कितनी जलन पैदा हो रही है। यहाँ शेट्टी साहब अव्या से, बेटा आपके बारे में तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज देखकर यकीन भी हो गया। जितनी लोग आपकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। थैंक यू अंकल। एक्सक्यूज मी डेड, मैं अभी आए। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी ने ओके कहा। अव्या वहां से चली गई। यहाँ नीरज भी अव्या के पीछे पीछे चल दिया। वही अभय को पकड़ वाइन के ग्लास पर कस गई। मिस अव्या, 1 मिनट। अव्या रुकी। बोलिए, हम कुछ बातें साथ कर सकते हैं क्या? कुछ मिनट बात करने के बाद अव्या जाने लगी। तभी नीरज, क्या आपका नंबर मिल सकता है? वो क्या है ना, मैं इंडिया पहली बार आया हूँ, तो एक्सप्लोर करने में मुझे कोई अच्छा पार्टनर चाहिए था, और आपसे बेहतर मुझे अभी तक कोई मिला नहीं। सॉरी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। अव्या की बात सुन नीरज को झटका लगा। वो उदासी से, आपका बॉयफ्रेंड है? अव्या ने हमें सिर हिला दिया। नीरज एक और ट्राई करते हुए, मेरा कोई चांस नहीं है क्या? नहीं, हम दोनों सीरियस है। सॉरी टू से बट नो चांस। एक्सक्यूज मी। अव्या चली गई और नीरज मुंह लटकाए वहां से उल्टे कदम लौट गया। यहाँ अभय शोरूम के कॉरिडोर की तरफ आया। तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जिस पर अव्या अपनी हिल्स की ओर पॉइंट कर बोली, इसने मेरे पैरों में दर्द कर दिया है, अब चलना भी आफत हो रही है। अव्या ने मुंह बना लिया। अभय बिना कुछ बोले उसके पास आया और एक हाथ से उसकी दोनों सैंडल पकड़ ली तो दूसरे से अव्या को गोद में उठा लिया। अव्या हड़बड़ा गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दी। अभय एक परफेक्ट मैन था। उसने अव्या को अच्छे से होल्ड किया और वेन्यू के बैक गेट की ओर बढ़ गया, जहां उसके गार्ड्स कार के साथ रेडी खड़े थे। नीरज, शेट्टी तुमसे क्या बातें कर रहा था?
अभय और अव्या दोनों कार में बैठे थे और कार पैलेस की ओर बढ़ रही थी। अव्या बिना उसकी ओर देखे, तारांकन मुझे से नंबर मांग रहे थे, बोले तो इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहे थे। तो तुमने क्या कहा? अव्या तिरछा मुस्कुरा कर, आप जेलिस हो रहे हैं? हाँ हो रहा हूँ, अभय सपाट तौर पर बोला, जिस पर अव्या हंसते हुए, तो मत कीजिए, जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया। अभय उसकी ओर देखने लगा, जिस पर अव्या उसकी गर्दन में बाहें लपेटते हुए, क्योंकि मेरे पास इतना परफेक्ट इंसान है जिसके अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। अव्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिस पर अभय भी उसकी हरी आंखों में खोने लगा। बात दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। तारांकन, आज याद आई है तुझे मेरी? मीटिंग रूम से निकलते हुए बोली। इस वक्त वो बात कर रही थी तो वही मुस्कान परेशान होते हुए, आवू तूने न्यूज़ देखी? क्यों? न्यूज़ में तेरी शादी का इनविटेशन मिलने वाला है। अव्या मुंह बनाकर बोली, जिस पे मुस्कान, आवो आई एम सीरियस। मुस्कान की टोन को समझते हुए अव्या, मुकु क्या बात है, सब ठीक है ना? तारांकन, आवो कुछ ठीक नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल तक ये बात आग की तरह फैल रही है कि अभय राठौर एक रेपिस्ट है। अव्या एकदम सुन रह गई। आवू तू सुन रही है? आवो हेलो। लेकिन अव्या ने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने मोबाइल का नेट जैसे ही ओपन किया, नोटिफिकेशन की बरसात शुरू हो गई। उसने न्यूज़ चैनल ओपन किया। तारांकन, हवस का पुजारी अभय राठौर, जिसने 5 साल पहले की एक लड़की की जिंदगी तबाह, बिजनेस के बादशाह कहे जाने वाले बैचलर अभय राठौर की ये काली सच्चाई, जिसकी रही ये कुछ तस्वीरें। तारांकन, कुछ ब्लर फोटो के साथ वेदी का फोटो भी लगा था। मामला 5 साल पहले कॉलेज फेयरवेल का है, जहां कॉलेज के ही एक बंद हिस्से में अभय राठौर ने उस मासूम के साथ दिखाई डंडी। कुछ और तस्वीरें वीडियो में चलने लगी। अभय के खिलाफ अव्या से अब और कुछ सुना नहीं गया तो उसने मोबाइल बंद कर दिया। टेबल से अपना बैग उठाकर अव्या केबिन से बाहर निकली। तभी उसे किसी का कॉल आया। अव्या चलते, जी अंकल बोलिए। व्हाट? कैसे? ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। हड़बड़ाई सी अव्या सिटी हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर अविनाश जी के सिर पर ड्रेसिंग कर रहे थे। अव्या अविनाश जी से, डेड क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? बोलिए ना अंकल। अविनाश जी अव्या को शांत करवाते हुए, प्रिंसेस हम ठीक है। तारांकन, अंकल बोलिए ना, डेड को चोट कैसे लगी? तारांकन, लिटिल गर्ल नए प्रोजेक्ट के लिए जिस साइट को हम देखने गए थे, वहां के रहवासी जो कि गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। हमने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने, बल्कि कुछ लफंगों ने हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें सर के सिर पर चोट लग गई। अव्या गुस्से से दांत पीस कर, तो क्या आप लोगों के साथ गाइस नहीं गए थे? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उसे शांत करवाते हुए, प्रिंसेस इतनी बड़ी चोट भी नहीं लगी है। कैसे नहीं लगी डेड? उद्धरण चिन्ह। तभी वर्ड में पलक जी घबराई सी पहुंची। अविनाश आप ठीक तो है? और ये सब कैसे हुआ? हूँ, मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अविनाश जी सच्चाई पलक जी को नहीं बताते। पलक जी हल्के गुस्से से 2-4 प्यार वाली डांट उन्हें लगाती है, जो सुनकर अविनाश जी बस होले से मुस्कुरा दिए। अव्या को भी ये सब देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन पलक जी से उतना ही डर भी। वो वर्ड के बाहर निकलने को हुई, तभी पलक जी उसे रोकते हुए, आवू कहाँ जा रही है आप? वो मम्मा पैलेस। आमिन घर जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ अपने घर दीवान मेंशन चलेगी, वो भी हमेशा के लिए। उद्धरण चिन्ह। क्यों मम्मा? तारांकन, इस क्यों का जवाब आप जानती है आवू। हम नहीं चाहते हमारी बेटी ऐसे किसी इंसान के साथ रहे। तारांकन, मम्मा आप जो देख और सुन रही है वो सच नहीं है। अभय ऐसे बिल्कुल नहीं है, प्लीज समझने की। पलक जी अव्या की बात काटते हुए, कुछ समझने जैसा बचा ही नहीं है आवो। पूरी दुनिया के सामने उसका सच है और हम ऐसे इंसान के साथ आपकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे। इसीलिए आप हमारे साथ चल रही है, इट्स फाइनल। पलक जी अपना फैसला सुनाते हुए बोली, जिस पे अविनाश जी, पलक आप फिर से शुरू हो गई। तारांकन, हम शुरू नहीं हुए हैं अविनाश जी। अपनी आंखों के सामने हम हमारी बच्ची जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, खासकर उस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जिसका कैरेक्टर इस। अव्या बीच में ही उनकी बात काटते हुए, मम्मा प्लीज अब इसके आगे कुछ मत बोलिए। अभय मेरे पति है, एक पति होकर भी उन्होंने कभी मुझसे अपना हक मानने या छीनने की कोशिश नहीं की, जबकि वो कर सकते थे। आखिर कौन रोकता उन्हें? इतना ही नहीं मम्मा, शादी से पहले भी हम इतनी ही बार अकेले साथ में रहे हैं, पर तब भी उन्होंने मुझे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दिया।
जबकि वो मुझसे प्यार करते थे। मम्मा, उनके साथ रहने से मैं हमेशा खुद को सेफ फील करती हूँ। एक इंसान अपने प्यार, अपनी वाइफ की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भला क्यों दूसरी लड़की की इज्जत दागदा करेगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अव्या की आंखों में आंसू आ गए। वही उसके आंसू देख पलक जी का भी दिल पसीजने लगा। पर फिर भी वो अपनी बेटी के लिए इतना पॉजिटिव थी कि इस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तारांकन आवो, आप समझ नहीं रही है। तारांकन, मम्मा मुझे अब कुछ समझना भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेकसूर है। उन पर लगाए इल्जाम बिल्कुल झूठ है, जिन्हें मैं साबित करके रहूंगी। इतना बोल अव्या वहां से चली गई। अविनाश जी मुस्कुरा रहे थे, वही उनकी मुस्कुराहट देख पलक जी। आप मुस्कुरा रहे हैं किस लिए? आपकी प्रिंसेस हमसे विरोध कर रही है या फिर उसकी बेबुनियाद जिद पे? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी ना में सिर हिलाते हुए। हमारी प्रिंसेस अब बड़ी हो चुकी है पलक। साथ ही अपने हस्बैंड की और उसकी अंडरस्टैंडिंग देखी आपने। खुदा भी उसे उसके पति के खिलाफ भड़का नहीं पाई। उद्धरण चिन्ह। पलक जी कुछ नहीं बोली। यहाँ अव्या अभय से मिलने या कैंपायर जा रही थी, तभी उसे पार्थ की कॉल आई। बोलो। तारांकन में मैंने आपको कुछ फोटोज सेंड की है। ये उस साइड की कुछ तस्वीरें हैं जहां मिस्टर दीवान पर हमला हुआ था। अव्या उन फोटोज को देखने लगी। गौर से देखने के बाद उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने झटके से कार स्टॉप की और सीधे कपूर कॉर्पोरेशन की ओर मोड़ दी। यहाँ कपूर ऑपरेशन में अक्षय मीटिंग बोले तो अपनी मंडली के साथ बैठा अभय की बदनामी की न्यूज़ बड़े ही चाव से देख रहा था। चारों ओर दिशाओं में अभय की बदनामी देख उसके दिल को इतनी ठंडक मिल रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तभी केबिन का डोर झटके के साथ खुला। अक्षय तो डर के उछल गया, साथ ही उसकी मंडली भी चौंक पड़ी। सामने अव्या खड़ी थी। तारांकन, अरे अव्या जी, आप आइए ना, अक्षय खुद को संभाल कर बोला। लेकिन अव्या वही डोर के पास खड़ी रही। अक्षय ने अपने दोस्तों को जाने का इशारा किया तो सारे ही अव्या को घूरते हुए साइड से निकल गई। अव्या जी, आप वहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आए ना, अक्षय अपनी जगह से उठते हुए बोला। तो वही गुस्से से तांतमाए अव्या अंदर आए और जोर की लात अक्षय के सीने पर दे मारी। अक्षय सीधी कुर्सी पर जा गिरा। ये क्या का? उद्धरण चिन्ह। अव्या उसे कॉलर से उठाते हुए गुस्से से, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे डेड को मुस्कान पहुंचाने की? अक्षय खुद को छुड़वाते हुए, अव्या स्टॉप इट, छोड़ो मुझे, क्या बकवास किए जा रही हूँ? और मैं क्यों तुम्हारे डेड को मुस्कान पहुंचाऊंगा? तारांकन, मेरे सामने ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों से देखा है मैं तुम्हें। अक्षय झटके से अव्या को खुद से दूर कर, कुछ कहे नहीं राहु, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलते जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ओह, ऐसा है क्या? फिर ये क्या है? ये जो दूर खड़े तमशा देख रहे हो, अब ये मत कहना ये तुम नहीं हो। अव्या अपने मोबाइल में वही फोटो अक्षय को दिखाती है जो उसे पार्थ ने भेजी थी, जहां भीड़ से दूर खड़ा अक्षय अविनाश जी की बेइज्जती का तमाशा देख रहा था। अक्षय की आंखें हैरानी से दुगनी हो गई। वो कभी अव्या को देखता तो कभी उस फोटो को। अव्या, ये तुम झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कैसे इंसान हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लालची धोखेबाज तो तुम थे ही, लेकिन आज मेरे डेट पर जानी हमला करवा कर तुमने ये साबित कर दिया तुम कितने कमीने आहिसान फरमोश इंसान हो। अक्षय टेढ़ा मुस्कुराते हुए जाकर किसी राजा की तरह चेयर पर सिधार गया। यार, तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं तो खामा खामा तुमसे डरता था, लेकिन तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब तो बिना किसी रुकावट के मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। कहते हुए अक्षय की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। अव्या, बिना किसी भाव के आखिर अपना असली रंग तुमने दिखा ही दिया। इतने दिन से अच्छाई का चोला जो ओढ़े घूम रहे थे, जरा सा झटका क्या दिया तुमने, उतार कर फेंक दिया। बहुत अच्छी बात है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे हस्बैंड से ही सिखा है। वैसे न्यूज़ देखी मैंने, कितना हाँ निकला। पहले बेचारी मेरी वेदी के साथ गलत किया, फिर तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती घुस गया। मुझसे बड़ा खिलाड़ी तो वो निकला साला। उद्धरण चिन्ह। अव्या व्यंग भरी मुस्कान से, तुमने बिजनेस छोड़कर नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या? एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। उद्धरण चिन्ह। अव्या टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए, अच्छा है, लेकिन अपनी घटिया एक्टिंग से तुम राठौरस कपूरस को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। आखिर तुम्हें मैं इतने अच्छे से जो जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अक्षय आंखें बंद कर माथे को सहलाते हुए, मतलब तुम मेरा सारा इतिहास जानती हो? काफी खोजबीन कर रखी है तुमने। तारांकन, तुम्हारे इतिहास में जो कुछ लिखा नहीं भी है ना मैं वो तक जानती हूँ।
अब तो तुम बस खैर मनाओ क्योंकि तुमने मेरे दो सबसे अजीज लोगों को टारगेट किया है। आसानी से तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। अक्षय चेयर से उठते हुए, क्या करोगी? केस करोगी? अपने हस्बैंड को बेगुनाह साबित करूंगी या मेरे खिलाफ एविडेंस ढूंढगी? क्योंकि अक्षय कपूर तो कभी अपने जूतों के निशान भी नहीं छोड़ता, कहीं वही उसकी मौजूदगी की गवाह ना बन जाए। फिर कहाँ से लाऊंगी सबूत? खुद पर इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है अक्षय कपूर। हारी हुई बाजी पलटी भी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। अव्या की स्माइल से अक्षय की मुस्कान कम होने लगी। वही वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हुए, जाओ जाकर पार्टी शार्टी करो, फिर कल किसने देखा तुम्हें ये मौका मिले या ना मिले। तारांकन अपने पति की तरह धमकियां देना तुमने भी आखिर सीख ही लिया। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाते हुए, मेरे पति कितनी धमकियां और कितना एक्शन करते हैं ये तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। अव्या कमरे के बाहर निकल गई। वही अक्षय किसी गहरी सोच में डूब गया। पैलेस दिल्ली। अव्या पैलेस पहुंची तो देखा हर एक न्यूज चैनल वाले, मीडिया पैलेस को घेरे खड़े हैं। अव्या सोच रही थी कि अब वो अंदर कैसे जाए, तभी पैलेस से हेड सर्वेंट का कॉल आया, जिसने उसे बैक साइड से अंदर आने को कहा। अव्या पैलेस के अंदर पहुंची। अभय कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अव्या ने हेड सर्वेंट से सवाल किया, जिस पर हेड सर्वेंट, मैम सर तो स्टडी रूम में है। उद्धरण चिन्ह। अव्या तुरंत स्टडी रूम में आई, जहां अभय वॉल पर लगी अव्या की फोटोज को निहार रहा था। उसकी पिट डोर की ओर थी। अव्या अंदर आई पर कुछ कहती उससे पहले ही अभय, तुम आ गई। उद्धरण चिन्ह। अभय उसके पास आया। अव्या अभय के हाव भाव नोटिस कर रही थी, जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थे। उसने अव्या को सोफे पर बिठाया। अव्या कुछ कहने को हुई, तभी उसे रोकते हुए, तारांकन जानता हूँ तुम क्या पूछने वाली हो। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें पहले ही अपने बारे नहीं बताया। फिर तुम्हारे सामने सब कुछ है। अव्या ने उसके होठों पर उंगली रख दी, जिससे अभय खामोश हो गया और एकटक अव्या को देखने लगा। जोना में सिर हिलाते हुए, तारांकन कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे। इतना भरोसा करती हूँ मुझ पर। अभय अव्या की उंगली होठों से हटाते हुए बोला, जिस पर अव्या खुद से भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। आप बेकसूर है ये मैं जानती हूँ, और गुनहगार कौन है ये भी जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय हैरानी से अव्या को देखने लगा, जिस पर अव्या शांति से, अक्षय है ना? पैलेस दिल्ली। अक्षय हमेशा से अभय से जला करता था, क्योंकि अभय उससे हर एक चीज में परफेक्ट है। चाहे इज्जत हो या शोहरत, हर चीज में पहले अभय को इम्पोर्टेंस मिली। बचपन में जिस चीज की चाहत उसे थी वो बिन मांगे अभय को मिल जाया करती, और अक्षय अगर मांगता भी तो उसे नहीं मिलता। इसकी कई वजह थी, जिनमें कुछ मिस्टर कपूर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दूसरी अक्षय की बेबुनियाद मांगे। वक्त के साथ ये जलन दुश्मनी में बदल गई और अक्षय शान व शौकत की जिंदगी जीने के लिए गलत राह पर निकल गया। पैसों की लालच और अभय के प्रति हसद ने उससे वो गुनाह करवाए जो शायद ही कोई सपने में सोच सकता था। अक्षय सच में वेदी से प्यार करता था, लेकिन फेयरवेल वाले दिन जब उसने वेदी को अभय को प्रपोज करते देखा तो गुस्से से तिलमिला गया। उस दिन उसमें बची कुची अच्छाई भी खत्म हो गई और प्यार पर दुश्मनी भारी पड़ गई। अभय का मुखौटा लगाए उसने वेदी के साथ पूरी रात जबरदस्ती की, और सुबह होने से पहले जब वेदी अदमरी हो गई तो उसे वही छोड़कर निकल गया। गलत उसने किया और फंसा दिया अभय को। फोटोज में अपने फेस की जगह अभय का फेस एडिट कर सभी के सामने पेश कर दी। अगर आप सब जानते थे तो फिर अक्षय की सच्चाई और अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं की? अव्या के सवाल पर अभय कोशिश की थी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। उद्धरण चिन्ह। अभय ठंडेपन से बोला, जिस पर अव्या उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर, अभय आप नहीं जानते सच्चाई छुपाने से रिश्तों में कितनी करवाहट पैदा हो चुकी है। अंकल जो कल तक आपसे बेइंतहा प्यार करते थे, आज उनके दिल में प्यार जी जगह नफरत ने ले ली है। अभय गुस्से से, तो ये नफरत चुनी भी तो उन्हीं ने है। एक बार, सिर्फ एक बार उन्होंने मुझसे ये जानने की कोशिश की, ये सब मैंने किया भी है या नहीं। मुझे मेरी सफाई पेश करने तक का मौका नहीं दिया उन्होंने। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते अभय की आंखों में आंसू भर गए। सच में उसे खुद वैभव जी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी। जब जब वो उसे अनदेखा करते तो दिल हजार टुकड़ों में बट जाता। सही तो है, पहले कोई हमें टूटकर चाहे फिर एकदम से मुंह मोड़ ले तो हम पर क्या बीतेगी। उसकी भरी आंखें अव्या से छुप ना सकी। वो अभय के कंधे पर हाथ रख, भरोसा इंसान सिर्फ एक ही बार करता है अभय,
जब किसी का भरोसा टूटा है ना तो फिर वो शख्स कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। ऐसा ही अंकल के साथ भी हुआ। जब उन्होंने वो अश्लील तस्वीरें देखी, अपनी परवरिश पर उन्हें जितना नाज और आप पर जितना अतेबार था सब कुछ 2 पल में चूर हो गया। ऐसे में वो क्या पूछते, बताए। अभय खामोश रहा, जिस पर अव्या आगे बोली, अभय, यह बात सिर्फ आपकी नहीं उस लड़की की भी है, जिसका सिर्फ एक दोष था, वो आपको पसंद करती थी। लेकिन किसी को पसंद करना पाप थोड़ी है। अभय अव्या की आंखों में देखने लगा, वही अव्या, वो तो बेकसूर थी फिर भी दुश्मनी की भेंट चढ़ गई, उसे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। दोनों खामोश हो गए। अव्या अभय के फेस को देख उसके मन में चल रहे भाव को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभय को समझ पाना इतना आसान भी नहीं था। राठौर मेंशन, यहाँ पर भी मीडिया रिपोर्टर लोगों की भीड़ खड़ी थी। भड़के हुए लोगों का हुजूम बार बार जस्टिस की मांगे कर रहा था। उन लोगों का शोर कमरे की विंडो पर खड़े वैभव जी भी देख और सुन रहे थे। तारांकन पापा जी चलिए डिनर कर लीजिए, डोर पर खड़ी प्रिया बोली, जिस पर वैभव जी धीमे से, बेटा मुझे भूख नहीं है। प्रिया खामोशी से चली गई। तभी कमरे में साधना जी इंटर हुई। कैसे भूख नहीं है, खाना खा लीजिए, मेडिसिन भी ली है आपको, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह, तारांकन इस जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है मर ही जाओ, शायद तब कहीं जाकर दिल को थोड़ा सुकून मिले। उद्धरण चिन्ह, साधना जी तड़प कर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें साधना, अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। सुन रही हूँ तुम लोगों की अपमानजनक बातें। कहाँ लोग पहले हमारी कमियों से ज्यादा अच्छे संस्कारों और परवरिश की बातें किया करते थे और कहाँ अब। वैभव जी हताश होकर बेड पर बैठ गए। आज वो खुद को बिल्कुल हरा हुआ समझ रहे थे। सच में इज्जतदार इंसान के लिए सांसों से बढ़कर इज्जत होती है जिस पर वो जरा सा भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते। साधना जी खुद भी परेशान थी, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें वैभव जी की चिंता थी, क्योंकि वैभव जी माइग्रेन के पेशेंट हैं और ऐसे उनका इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग राठौर मेंशन, अव्या की दी गई धमकी से अक्षय ना चाहते हुए काफी परेशान हो गया। एक डर उसके अंदर समा चुका था, कहीं बाजी पलट ना जाए, जिस चलते वो राठौर मेंशन की ओर निकल गया, ताकि अपनी बातों का एक और हैवी डोज वो उन लोगों को दे सके। अपनी फैमिली के साथ सुबह सुबह ही वो राठौर मेंशन अधमका। प्रिया दादाजी को चाय दे रही थी, साधना जी ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगी थी। उन सभी को इतनी सुबह सुबह यहाँ देख साधना जी, अरे सुधा, भाई साहब इतनी सुबह सुबह कैसे। सुधा जी मुंह बनाकर, अब क्या कहे दीदी, जब से कल की न्यूज़ देखी है घर पर मन ही नहीं लग रहा था। आना तो हम कल ही चाहते थे, लेकिन क्या करें, मीडिया पागल कुत्तों की तरह पीछे पड़ी है। अब मार्केट में हमारी भी काफी इज्जत है, आपके साथ साथ हमारा भी काफी कचरा होता, बस इसीलिए। खैर अभी भी किस तरह से बच बचा कर आए हैं भगवान ही जानता है। साधना जी सिर झुका लेती है। प्रिया को तो पहले से ही सुधा पसंद नहीं थी, आज उसकी कड़वे बोल सुन उससे रहा नहीं गया। तो बुआ जी, आने की क्या जरूरत थी, कॉल ही कर लेती। सुधा उसे घूर कर, बेटा प्रिया तुम्हारी जुबान भी बिल्कुल अपनी बहन की तरह है, जिसे ना तो बड़ों का अदब है ना तो लिहाज। खैर आखिर खून का जो रिश्ता है। प्रिया कुछ कहने को हुई मगर साधना जी ने उसे इशारे से खामोश रहने को कहा, क्योंकि सीढ़ियों पर से वैभव जी आ रहे थे। तुम सब इतनी सुबह सुबह। उद्धरण चिन्ह, अक्षय फाटक से उनके पास गया। मामा जी आर यू ओके, आपकी तबीयत कैसी है। तारांकन क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है। वैभव जी फीका सा मुस्कुरा कर बोले। अक्षय उन्हें लाकर सोफे पर बैठा देता है। मैं जानता हूँ मामा जी आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन ये तो सच था, और सच एक ना एक दिन तो ऊपर ही जाता है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही मेन डोर से इंटर होते हुए अभय की आवाज वहां गूंज पड़ी। सच कहा मेरे भाई, सच एक ना एक दिन ऊपर ही जाता है। उद्धरण चिन्ह, सभी मेन डोर की ओर देखने लगे, जहां अभय अव्या का हाथ थामे अंदर आ रहा था। उन दोनों को साथ देख साधना जी काफी खुश हो गई। अभय को यहाँ देख वैभव जी गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की, निकल जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह, अभय का यहाँ होना अक्षय को कुछ ठीक नहीं लगा। वो खुद से बड़बड़ा कर, ये यहाँ क्या कर रहा है। उद्धरण चिन्ह, कुछ क्लियर करने आया हूँ, वो कर दूं फिर चला जाऊंगा क्यों अक्षय। अभय टेढ़ा मुस्कुरा दिया। वही अक्षय के रंग सफेद पड़ने लगा। अभय की मुस्कुरान उसे अंदर ही अंदर डरने पर मजबूर कर रही थी। अभय वहां खड़े सर्वेट से, टर्न ऑन द टीवी 1, हुकुम की तमिल करते हुए सर्वेट ने टीवी ऑन की।
दादाजी अभय से, क्या चल रहा है यहाँ? अभय, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ तो बताओ। तारांकन, बिल्कुल दादू, आज यहाँ सबके सामने सब कुछ साफ होगा। क्यों अक्षय? उद्धरण चिन्ह। अक्षय का दिल बैठा जा रहा था। तभी टीवी पर चल रही न्यूज़ देख सभी हैरान हो गए। अक्षय की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने वेदी के असली गुनहगार बोले तो अक्षय की असलियत थी, साथ अभय की बेगुनाही का सबूत। सब टकटकी लगाए स्क्रीन को देख रहे थे। अक्षय खुद के बचाव के लिए, तारांकन अभय, ये तू जानबूझकर कर रहा है ना? तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। नानू, देख रहे हैं आप इसे, कैसे अपना गुनाह मेरे सिर मर रहा है। मैं क्यों अपनी वेदी के साथ ऐसा करूंगा जबकि मैं उससे प्यार करता था? उद्धरण चिन्ह। अक्षय नकली आंसुओं का सहारा लिए बोला। सभी शोक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था सीधा साधा दिखने वाला अक्षय ऐसा भी कुछ कर सकता है। ये मुझे फंसाने की साजिश है। तू इतना गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था अभय। उद्धरण चिन्ह। अक्षय गुस्से से बोला। अभय बिना किसी भाव, ओह ऐसा क्या? गिव अ 1 मिनट, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। सभी की नजरें एक बार फिर मेन डोर की ओर गई जहां सूर्य मीरा को खींचते हुए ला रहा था। मीरा को देख अक्षय की मुठिया कस गई। वही घर वाले कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। अभय अक्षय से, अक्षय तुम इसे तो काफी अच्छे से जानते होंगे ना? उद्धरण चिन्ह। अक्षय अपने बचाव के लिए ना में सिर हिला देता है। नहीं, मैं नहीं जानता इसे। उद्धरण चिन्ह। तभी मीरा, अक्षय प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सभी को दूसरा झटका लगा जिसमें इस बार अक्षय भी शामिल था। सुधा जी तो धम से नीचे बैठ गई। अक्षय चिल्लाकर, व्हाट, बकवास मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसके इस रूप को देख मीरा गुस्से से, ओह रियली, तुम मेरा मुंह तोड़ेगे? ये मत भूलो अक्षय, तुम्हारे राजों की राजदार हूँ मैं। तुमने जरा भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अभी के तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। अक्षय झट से मीरा का गला पकड़कर दबाने लगता है। सभी अक्षय के असली रूप को देख रहे थे। मीरा गुठी गुठी सांसें लेने लगी। तभी अभय के गार्ड्स ने उसे मीरा से दूर किया। मीरा धम से नीचे गिर गई और तड़प कर सांसें लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभय टेढ़ा मुस्कुराकर, ये तो तुम्हारा भी ना हुआ। सोचो जब ये अपने गुनाहों में फंसेगा तो तुम्हारा तब भी साथ देगा, क्योंकि बचोगी तुम भी नहीं। मीरा जलती हुई निगाहों से अक्षय घूरने लगी, जो उसे आंखों ही आंखों से मुंह बंद रखने की धमकी दे रहा था। मीरा गुस्से से, तुम जैसा घटिया इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता। पहले अपने प्यार को जलील किया और उसका इल्जाम अपने भाई पर थोप दिया। फिर मेरी नफरत को मोहरा बनाकर अव्या के खिलाफ साजिश रची और मुझे भी अपने प्लेन में शामिल कर लिया। मीरा रोते हुए सभी को एक एक कर अक्षय की सच्चाई बताती है, जिसे सुन सभी सदमे में थे। इसने पैसा प्रॉपर्टी के लिए अव्या को फंसाना चाहा, लेकिन उसे शायद इसके इरादों की पहले ही भनक पड़ चुकी थी जिससे वो इसके जाल में नहीं फंसी। फिर इसने शादी का गेम खेला, पर उसमें भी ये फेल हो गया। तो अब इसने बड़ा प्लान बनाया और अभय को बदनाम कर अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसके बाद भला इंसान बनकर अव्या से शादी करता और उसकी पूरी प्रॉपर्टी प्लस अभय की प्रॉपर्टी पर कुंडली मार कर बैठ जाता। मीरा ने अक्षय का सारा प्लान सबके सामने खोल कर रख दिया। अभय गहरी सांस लेकर, सब कुछ क्लियर हुआ या अभी नहीं? मेरे पास कुछ और भी है। रुक, अक्षय कुछ कहता उससे पहले ही अभय अव्या को इशारा करता है। अव्या हमें सिर हिला देती है। उसने फोन ऑन किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तुमसे जो कहा था वो काम हुआ है या नहीं? मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। सारे के सारे सबूत मिटा दो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, समझे? तारांकन पर सर कॉलेज की सारी फुटेज ऑलरेडी हम डिलीट कर चुके हैं। आप टेंशन मत लीजिए, अगर ऊपर वाला भी ढूंढना चाहे तब भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। तारांकन ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? जितना कहा जा रहा है उतना करो। और हाँ, उस डॉक्टर, क्या नाम था उसका, मिनेश, उसे भी ठिकाने लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत वही है। जी सर, उसका तो गेम हम कब का बजा चुके हैं। आप टेंशन मत लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा उनके। ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी जान से जाऊंगे। उद्धरण चिन्ह। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अक्षय हैरानी से अभय को देख रहा था। तो वही अभय, कुछ समझ आया? यार तू अभी भी नहीं समझा, पर टेंशन मत ले, मैं अभी तुझे सब क्लियर कर देता हूँ। कल तेरे ऑफिस में अव्या आई थी। वो ऐसे ही नहीं गई थी बल्कि क्लीनिंग से गई थी। तुझे बातों में लगाकर उसने टेबल के नीचे रिकॉर्डर लगाया था। और देखो, तुझे तो कोई खबर ही नहीं हुई। 1 मिनट रुक मेरे भाई, तेरे लिए कुछ और भी है।
तभी एक आदमी मेंशन के अंदर आया। उसे देख अक्षय, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गए थे ना। सामने डॉक्टर मिनेश खड़े थे, जिन्हें मारने की अक्षय ने सुपारी दी थी। मैं बताता हूँ मेरे भाई अभय सभी से, ये है डॉक्टर मिनेश, जिन्होंने वेदी को ऑपरेट किया था। अभय ने डॉक्टर को बोलने का कहा। मिस वेदी ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था, बल्कि उनका मर्डर हुआ, जिसे मिस्टर अक्षय ने खुद अपने हाथों से किया था। फ्लैशबैक 5 साल पहले। मिस्टर अक्षय, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें, वो मर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल में घुसा अक्षय सो रही वेदी का दोनों हाथों से गला दबा रहा था, जिसे डॉक्टर मिनेश देख चुके थे। वो अक्षय को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अक्षय ने उनकी एक नहीं सुनी। एंड लास्ट में वेदी मर गई। अक्षय डॉक्टर के मुंह में कुछ नोटों की गद्दियां घुसाते हुए, ये रखो और बाकी के कल ऑफिस आकर ले जाना। उद्धरण चिन्ह। इतने सारे पैसे देख डॉक्टर की नीयत डोल गई। डॉक्टर लालच से, सर आगे क्या करना है? अक्षय मुस्कुराकर वेदी को देखता है, फिर डॉक्टर से, फिलहाल तो इसे टेरेस पर लेकर चलो। डॉक्टर और अक्षय दोनों वेदी को टेरेस पर ले आए और बिल्डिंग के नीचे फेंस दिया। अक्षय हाथों को झटकते हुए, याद रहे ये सोसाइटी लगना चाहिए, समझे? तारांकन, जी सर। तारांकन गुड, कल ही वर्ल्ड ट्रिप के लिए निकल जाना। डॉक्टर खुशी से उछल पड़ा। फ्लैशबैक एंड। अब अक्षय की सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अक्षय अभय को देख जोर जोर हंसने लगा, लेकिन अभय बिल्कुल शांत था। अक्षय तालियां बजाते हुए, वहाँ मेरे भाई, तूने तो मुझे सभी के सामने एक्सपोज कर दिया। वहाँ मान गए तुझे। अक्षय शांति से खड़ा हो गया और रोते हुए, मैं बहुत बुरा हूँ मेरे भाई, बहुत बुरा। हमेशा तुझसे नफरत ही की मैंने। ना जाने कितने गुनाह किए मैंने, और सबसे बड़ा गुनाह जिससे प्यार किया उसी को अपने हाथों से मार दिया। इन्हीं हाथों से गला घोटा था उसका। उद्धरण चिन्ह। अक्षय अपने हाथों को कोसते हुए बोला। सभी उसके पागलपन को देख रहे थे। तभी अक्षय चीखते हुए, ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरे विलन बनने के पीछे तेरा ही हाथ है। अक्षय ने फ्लावर पॉट उठाया और अभय की ओर फेंक दिया। अभय ने क्विक एक्शन लिया और अव्या के साथ थोड़ा नीचे झुक गया, जिस पॉट पीछे दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। साधना जी चिखते हुए अभय के पास आए। अभय, प्रिया भी दौड़ते हुए उन दोनों के पास आई। सबकी आंखें बड़ी हो गई। यहाँ कोई कुछ कहता उससे पहले ही झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। ये थप्पड़ मिस्टर कपूर ने अक्षय को मारा था। अक्षय। उद्धरण चिन्ह। सुधा जी नीचे पड़े अक्षय को संभालने लगी। वही मिस्टर कपूर गुस्से से, हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते रहे हम, कभी ये नहीं सोचा था कि नाकारी औलाद हमारी भी हो सकती है। अक्षय कुछ कहने को हुआ, तभी मिस्टर कपूर, दूर चले जाओ यहाँ से, नहीं जानते हम तुम्हें। सुधा जी तड़प कर, क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ जाएगा वो? यही सवाल तुमने तब क्यों नहीं किया था, जब वैभव भैया ने अभय को घर से बेदखल किया था? या जब अपनी औलाद ने गलती की तो वो तुम्हारी नजरों में वो गलती है ही नहीं? सुधा जी कुछ नहीं बोली। मिस्टर कपूर अक्षय से मुंह मोड़ते हुए वैभव जी के पास आए। भैया, किस मुंह से आपसे माफी मांगूं समझ नहीं आ रहा। ये आपका गुनहगार है। इसके साथ आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन वैभव जी कुछ नहीं बोले। तभी राठौर मेंशन में पुलिस घुसी चली आई। कमिश्नर वैभव जी से, मिस्टर राठौर, आपके भांजे मिस्टर अक्षय कपूर के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। वैभव जी धीमी से, पुलिस कमिश्नर जल्द से जल्द उसे हमारी आंखों के सामने से ले जाए। सुधा जी रोते हुए उनके पास आए। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? वो मेरा बेटा है, आप उसके साथ ऐसा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वैभव जी ने उसके आगे हाथ कर रोक दिया। सुधा जी अब अपने डेड के पास आई। पापा प्लीज देखिए ना, ये लोग मेरे बेटे। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, सुधा, अगर तुम अपने बेटे की भीख मांग रही हो तो चली जाओ, वरना काकुन को तोड़ हम ही इसे कोई सजा ना दे देंगे। उद्धरण चिन्ह। सुधा जी ने कदम पीछे ले लिए। कमिश्नर, इंस्पेक्टर, पुलिस अरेस्ट हिम। अक्षय को गिरफ्तार कर पुलिस ले जाने लगी। तभी अव्या उसे रोकते हुए, 1 मिनट। कब से शांत खड़ी अव्या एकदम से बोली। सभी उसे देखने लगे। अव्या अक्षय के पास आए और दूसरे ही पल एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अक्षय का फेस और झुक गया। वही अव्या, ये मेरे डेड पर जानी हमला करवाने के लिए। अव्या ने दूसरा थप्पड़ भी मारा और आगे, ये मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या एक लास्ट एंड जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर चिपकाते हुए, और ये वाला मेरे हस्बैंड का नाम बदनाम करने के लिए। अक्षय के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन अव्या का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था।
पुलिस अक्षय को लेकर मेंशन के बाहर निकली, जहां रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया। धड़की हुई पब्लिक ने इस पर टमाटर, अंडे और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। यहाँ मेंशन में बिल्कुल गम का माहौल था। सभी चुप से बैठे थे। विभू जी ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। वही अभय एक नज़र उन्हें जाते हुए देखता है, फिर अव्या का हाथ पकड़ साधना जी से, मोम, अब मैं भी चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, लेकिन कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? अभी तो तुम दोनों आए। तारांकन, मोम प्लीज, जाना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अभय अव्या को लेकर जैसे ही जाने को मुड़ा, उसके कदम रुक गए। जब उसने सीढ़ियों से गिरते विभू जी को देखा, डेड, अभय चीखता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। विभू जी लुढ़कते हुए नीचे गिरे। हॉस्पिटल दिल्ली। सभी वार्ड के बाहर बेचैन से बैठे थे। सभी ने उन्हें घेर लिया। मैं बेचैनी से, है डॉक्टर बाहर आए तो अंकल अब डेड कैसे? ये है डॉक्टर साहिल, राठौर परिवार के फैमिली डॉक्टर होने के साथ साथ वैभव जी के अच्छे दोस्त भी है। वैभव जी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिसका इलाज यही डॉक्टर कर रहे हैं। साहिल जी हल्के गुस्से से, मैं व्हाट इज दिस? तुम्हें मैंने पहले ही वार्निंग दी थी ना, राठौर को स्ट्रेस से दूर रखो। फिर भी उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मेडिसिन्स में दे चुका हूँ, बस दुआ करो उसे 2 घंटे में होश आ जाए, वरना आगे में कुछ नहीं कर सकता। तारांकन, ऐसा मत बोलिए भाई साहब। साधना जी रोते हुए बोली, जिस पर डॉक्टर साहिल मायूसी से, सॉरी भाभी जी, लेकिन उसकी बीमारी तो आप जानती है ना। इतना बोल वो खामोश हो गए। सभी परेशान से बैठे थे। साधना जी का रो रो कर बुरा हाल था, जिन्हें प्रिया, आवो, अम्मे मिलकर संभाल रहे थे। सुधा जी चुप सी साइड में खड़ी थी। मिस्टर राठौर दादाजी के पास उन्हें संभाल रहे थे। अंकित बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। इन सब से अलग अभय बिना किसी भाव के बेंच पर बैठा अपनी सोच में गुम था। खैर 2 घंटे बीत गए। इस बीच वैभव जी को होश आ गया। सभी दौड़कर उनसे मिलने चले आए। डॉक्टर साहिल उन्हें चेक करते हुए, क्यों बे साले, सभी को परेशान करने का ठेका ले रखा है तूने? जानता भी है तेरी ऐसी हालत देख सबकी कैसे जान सुख पड़ी थी। वैभव जी फीका सा मुस्कुराकर, सॉरी यार। साधना जी उसके पास बैठते हुए, सच कह रहे हैं साहिल भैया, आपको किसी की फिक्र नहीं है। हमारी तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए साधना जी के आंसू लुढ़क पड़े। वैभव जी उनके आंसू पोंछते हुए, ऐसा नहीं है साधना, प्लीज तुम रो मत। उद्धरण चिन्ह। अंकल, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अव्या के सवाल पर वैभव जी उसे देखते हैं, फिर चारों ओर नजर घुमाकर शायद अभय को तलाशने लगे, पर वार्ड के अंदर नहीं था। वैभव जी फीका सा मुस्कुराकर, ठीक हूँ बेटा। डॉक्टर साहिल, चल भाई अब तू आराम कर, मैं दूसरे पेशेंट्स भी देख लेता हूँ। डॉक्टर चले गए। तभी वार्ड में घबराया हुआ अंकित आया और उसी के पीछे मुस्कान। डेड, क्या हुआ आपको? भैया, क्या हुआ है डेड को? तारांकन, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, सच सच बताए, आपने अपनी मेडिसिन ली थी? अंकित गुस्से बोला तो वैभव जी नजरें चुराने लगे। अब अंकित बैठ गया वैभव जी की क्लास लगाने, जिसे सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अव्या की निगाहें अभय को ढूंढने लगी। वो वार्ड के बाहर आई तो उसे अभय लिफ्ट की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। अव्या उसे रोकते हुए, कहाँ जा रहे हैं आप? तारांकन, वो कुछ जरूरी काम याद आ गया इसीलिए जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अभय अव्या से नजरें चुराते हुए बोला। अव्या अभय की झिझक समझ रही थी, इसीलिए धीरे से, आप अंकल से नहीं मिलेंगे। तारांकन, मैं चलता हूँ। सूर्य यही है, जब तुम्हें जाना हो उसे बोल देना, पहले इस ड्रॉप कर देगा। अभय इतना बोल लिफ्ट के अंदर चला गया। अव्या ने गहरी सांस छोड़ी और वैभव जी की वार्ड की ओर बढ़ गई। शाम का वक्त हो चला था। अंकित और मुस्कान हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठे कॉफी पी रहे थे। अब कैंटीन में पेस्ट्री एक ही लास्ट पीस बचा था, जो इस वक्त अंकित और मुस्कान के सेंटर में रखा था। तारांकन, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, और डिनर में भी अभी टाइम है, इसीलिए ये तुम खा लो। अंकित पेस्ट्री मुस्कान की ओर खिसकाते हुए बोला, जिस पर मुस्कान, खाया तो आपने भी कुछ नहीं है। हम एक काम करते हैं, शेयर कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा। दोनों मुस्कुराते हुए पेस्ट्री के मजे ले रहे थे, तभी बीच में अव्या टपक पड़ी। क्या मैं भी आप दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ? दोनों एकदम से हड़बड़ा गए। अंकित मुंह साफ करते हुए, आई मीन भाभी, आप यहाँ, मेरा मतलब क्यों नहीं? अव्या मुंह बनाकर, अंकित भाभी थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? आप मुझे सीधे नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे पहले बुलाते थे। फिर तो ये मुझे अजीब लगेगा। खैर कोशिश करूंगा।
तुम खड़ी क्यों हो, बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। अंकित तुरंत खिसक गया। अव्या मुस्कुराकर मुस्कान के साइड बैठ गई। मुकु, तुझे नहीं लगता तू बड़ी शेयरिंग केयरिंग बन रही है? मतलब मेरे साथ तो कभी तूने चॉकलेट भी शेयर नहीं की और अंकित के साथ सीधे पेस्ट्री। उद्धरण चिन्ह। अव्या शरारत से बोली, जिस पर मुकु हड़बड़ा कर, हाँ क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है। अव्या भवे सिकोड़ते हुए, तो क्या मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? अब तू मुझे फ्रेंड मानेगी भी कैसे? तू तो रिश्तों में प्रमोशन करने की सोच रही है, मेरी देवरानी बनने की तैयारी कर रही है। मुस्कान जो कॉफी पी रही थी, फुवारा बन मुंह से बाहर निकल गई। क्या बोले जा रही है तू? अव्या उसकी पिठ से हिलाते हुए, बेटा अब अगर झूठ बोलने की या मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की ना तो तेरा मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, हम सिर्फ फ्रेंड है। अव्या उसे अभी भी घूर रही थी, जिससे मुस्कान धीरे से, मैं उसे पसंद करती हूँ लेकिन उसका पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तारांकन तो पता कर, पूछ उससे वो तुझ में इंटरेस्टेड है या भी नहीं, एंड आई डेम श्योर वो भी तुझे लेकर कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स रखता ही होगा। तारांकन तू पागल वागल तो नहीं हो गई? वो मेरे बॉस है, अगर मैंने ऐसे पूछ लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। कहीं इन सब चक्करों में हमारी दोस्ती खतरे में पड़ जाए। किसकी दोस्ती खतरे में पड़ रही है? अव्या के आगे अंकित कॉफी रखते हुए बोला, जिसके जवाब में अव्या बेपरवाही से, आपकी और मुकु की। अंकित कन्फ्यूजन से, वो कैसे? अव्या कॉफी का घुट भरते हुए, वो जानना चाहती है आप उसमें इंटरेस्टेड हुई या नहीं। उद्धरण चिन्ह। अब चौंकने की बरी अंकित की थी। कुछ देर पहले जैसे मुकु की कॉफी मुंह से बाहर निकली थी, बिल्कुल वैसे ही अंकित की भी निकल गई। अंकित टिश्यू से मुंह साफ करते हुए, सॉरी नहीं, अंसार दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तारांकन तुमने भाई से भी ऐसे ही सवाल किया था? अंकित हैरानी से अव्या से बोला, जिसके जवाब में अव्या मुस्कुराकर, नहीं, वो आपकी तरह मंदबुद्धि नहीं है। अंकित का मुंह बन गया। वही अव्या अभय की तारीफ करते हुए, तारांकन बल्कि वो तो मेरी लाइफ के हीरो है। हमारी शादी वाला सीन तो याद ही होगा आपको, क्या धांसू एंट्री मारी और हॉलीवुड के हीरो की तरह बचा लिया अपनी हीरोइन को। हाय, किसी ने फोटो भी नहीं ली उस मूवमेंट की। उद्धरण चिन्ह। अव्या अफसोस से बोली, जिस पर अंकित, अरे मैंने ली थी, मेरा मतलब सूर्य भैया ने ली थी, मैंने उनसे ले ली, तो मुझे सेंड कर दो ना। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने अव्या को सारी फोटोज सेंड कर दी, सिंदूर डालने से लेकर मंगलसूत्र पहनाने तक। अव्या मुस्कुराकर फोटोज देखते हुए, थैंक यू अंकित, मैं चलती हूँ, आप मेरी फ्रेंड को उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है। अव्या मुस्कुरा के चली गई। वही मुकु उसे कोसते हुए, उद्धरण चिन्ह। आवू की बच्ची, तुझसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं, मुझे फंसा कर खुद चली गई। उद्धरण चिन्ह। यहाँ अंकित भी अपनी खश्मकश में था। देखते ही देखते शाम रात में ढल गई। वैभव जी के पास साधना जी, अंकित और फिलहाल अव्या भी रुकी हुई थी। उसे जाने को कहा गया था लेकिन अभय की जगह वही रुक गई। रात के करीबन 1 बज रहे थे। पूरा हॉस्पिटल शांत हो चुका था। वार्ड के बाहर एक छोर पर अंकित बैठे सो रहा था तो दूसरे में छोर पर अव्या। वार्ड के अंदर वाले सोफे पर साधना जी आराम कर रही थी। आवू अभी तक पैलेस नहीं आई थी, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रही थी, जिस चलते अभय खुद हॉस्पिटल आ गया। वो अव्या को उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी डोर पर बनी छोटी सी ग्लास विंडो से उसने वैभव जी को देखा। कदम वार्ड के अंदर बढ़ गए। हॉस्पिटल बेड पर लेटे वैभव जी, जिनके सिर पर पट्टी बंधी तो दाएं हाथ में ड्रिप लगी थी, तकलीफ के कारण चेहरा मुरझा चुका था। अभय उनके पास ही बैठ गया। काफी देर तक उन्हें ही देखने लगा। बचपन की सारी मीठी यादें जहन में घूम गई, साथ ही आंखों में पानी भी भर आया। अभय से और बैठा नहीं गया तो वो उठकर जाने लगा, तभी कानों में कमजोर सी आवाज पड़ी, बेटा। अभय के कदम रुक गए। अपने हाथ पर उसे किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो वैभव जी उसका हाथ थामे हुए थे। तारांकन, जनता हूँ मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, बिना सोचे समझे तुझे उस बात की सजा दी जो तुमने कभी की ही नहीं थी। पर बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ गलत किया है, ये सोच सोच कर ही मैं पल पल मर रहा हूँ। बोलते हुए वैभव जी फफक पड़े। अभय से भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो देख बोलकर वैभव जी के गले से लग गया। दोनों बाप बेटे इन 5 सालों का इंतजार आंसुओं के जरिए कम कर रहे थे। तभी पीछे से साधना जी अपने आंसुओं को पोंछकर, तारांकन अरे अब बस भी कीजिए, आप दोनों के आंसुओं से दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी। दोनों बाप बेटे मुस्कुरा दिए।
वैभव जी साधना जी का हाथ थाम कर, माफी तो मुझे आपसे भी मांगनी है साधना। आप हमेशा मुझे समझाती रही मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ही था जो कभी आपकी नहीं सुनता था। उद्धरण चिन्ह। साधना जी नामे सिर हिलाकर, आप माफी मत मांगिए, सब कुछ ठीक हो गया है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मोम आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। लाइफ की सारी खुशियाँ जैसे भगवान ने मुझे एक झटके में दे दी। बोलते हुए अभय वैभव जी के गले से लग गया। वैभव जी ने साधना जी को भो लगे लगा लिया। खुश तो आज हम भी बहुत है बेटा, बहुत ज्यादा। यहाँ इन बिछड़े हुए बाप बेटों को मिलते हुए अव्या भी बाहर खड़ी देख रही थी। आंखों में आंसू तो थे लेकिन खुशी के। इतनी हैप्पी फैमिली को देख उसे अपनी फैमिली भी याद आने लगी, साथ की पलक जी की याद भी, क्योंकि नाराज तो वो भी उससे बहुत थी। अपने कल के बिहेव को देख वो उदास हो गई। उसने अपने आंसू साफ किए और वहां से चली गई। यहाँ वैभव जी अभय को खुद से अलग कर सीरियस टोन में, एक बात पूछे, सच सच बताना, उस बच्ची से शादी तुमने अक्षय से बदला लेने के लिए की थी या सच में उससे प्यार करते हो? साधना जी मुस्कुरा कर, ये कैसा सवाल हुआ वैभव? अभय आयु से सच में प्यार करता है? वैभव जी अभय से इशारों में पूछने लगे, जिस पर अभय ने पलकें झपका दी। यस डैड, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन इस तरह जबरदस्ती से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन हालत ही कुछ ऐसे बन गई कि मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, लेकिन आवू की मर्जी, मेरा मतलब वो खुश तो है ना? अब तो साधना जी भी जवाब का इंतजार करने लगी। अभय अपनी जगह से उठते हुए, कल आप खुद उससे पूछ लेना। इतना बोल अभय वार्ड से बाहर निकल गया। उसने टेबल पर नजर डाली जहां अंकित घोड़े तबेले बेचकर सो रहा था, तो वही अव्या की जगह खाकी थी। अब ये कहाँ चली गई? लेस दैन अव्या हॉस्पिटल के रूफ फ्लोर पर बैठी अपनी प्रीवियस लाइफ से लेकर रिबर्थ तक के सफर को सोच रही थी। अक्षय से मिले धोखे को याद करते ही आंखें नम हो गई। आखिर प्यार तो उसने सच्चे दिल से किया था, पर अक्षय ने ही उससे साजिश की बलि चढ़ा दी। कितना भी हो पहला प्यार और उसमें मिला धोखा शायद ही कोई भुला पाता होगा। अव्या ख्यालों में गुम बैठी थी, तभी कानों में अभय की आवाज पड़ी। तारानकन, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठी हूँ? अव्या ने पलटकर उसे देखा। अभय और उसकी वो पहली मुलाकात, जो अव्या के अकॉर्डिंग प्रिया की बर्थडे पार्टी थी। उनकी लड़ाई, उनकी गलतफहमी, अभय की हेल्प, उसकी केयर, उसका हर समय अव्या को प्रोटेक्ट करना, अव्या को अभय की ओर झुकने पर मजबूर करता था और वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाती थी। अक्षय से धोखे के बदले में ऊपर वाले ने उसे अभय जैसा परफेक्ट मैन दिया था। अविनाश जी बिल्कुल सही कहा करते हैं, अभय को हिनूर है, जो इतनी बड़े बर्ममान में सिर्फ एक है। अभय अव्या के आगे छुटकी बजाकर, ऐसे घूर क्यों हो रही हूँ? अव्या मुस्कुरा के, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसकी वजह? अभय उसके बगल बैठते हुए। अव्या आसमान की ओर देख, कई सारी वजह से मेरी खुशी की। अव्या मन में, जिस मकसद के लिए आई थी आज वो पूरा हुआ। आज मेरे पास मेरे डैड है, मेरी दोस्त है, खासकर मेरा दीवाना, मेरा सेवियर। प्यार से अभय को देखते हुए, मुझसे बेइंतहा प्यार करने वाला मेरा मिस्टर घमंडी। मेरे गुनहगारों को उनकी असली जगह मिल गई। थैंक यू शिव जी। पिछली लाइफ में अपनी बेवकूफियों के चलते मैंने सब कुछ खो दिया था। थैंक यू मुझे सेकेंड चांस देने के लिए। थैंक यू मुझे मेरा सब कुछ लौटाने के लिए। तारानकन, तुमने अपनी खुशी की वजह बताई नहीं। अंकल और आपकी दुरिया खमत हो गई। अक्षय को उसके गुनाहों की सजा, एक बेकसूर को इंसाफ, और भी कई सारे रीजन हैं मेरी खुशी के। तारानकन, तुम अक्षय के प्लेन के बारे में इतना कुछ कैसे जानती थी? बताया नहीं, अभय सीरियस टोन में बोला, जिस पर अव्या, बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक के साथ सुनाऊंगी। अभय ने भी इंतजार करना सही समझा। तभी अव्या एक बाद एक छिखे लेने लगी, जिस पर अभय एब्रो सिकुड़ते हुए, लग गई ना ठंड। उद्धरण चिन्ह। अव्या बुरा सा मुंह बनाते हुए, कितने अनरोमांटिक इंसान है आप। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, बस चिल्लाए जा रहे हैं। ये नहीं कि अपना जैकेट निकाल कर मुझे पहना दे। तारानकन, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? मुझे भी तो ठंड लग जाएगी। अभय चिड़ी हुई अव्या को और चिढ़ाते हुए बोला, जिस पर अव्या उसे घूरते हुए, रहने दीजिए, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अव्या गुस्से जाने लगी। तभी अभय उसे अपनी जैकेट पहनाते हुए बेहद ही प्यार से, तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ तुम ही हो। अव्या अभय की आंखों में देखते हुए धीरे से, और अभय समझ गया अव्या इसके आगे क्या सुनना चाहती है। वो अनजान बनते हुए, और क्या तारानकन, बस इतना ही बोलना था आपको? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अव्या उसे याद दिलाते हुए,
अरे इस लाइन के आगे एक और लाइन होती है ना। तारांकन कौन सी लाइन? अभय बेहद ही मासूमियत से बोला। अव्या चिढ़ गई। आप जानकर अनजान बन रहे हैं ना। मैं जानती हूँ। जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कहाँ जाऊँ? कहीं नहीं, सीधे जहन्नम जाइए, अव्या ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। उसकी गुस्से से लाल को याद करते हुए अभय जोरों से खिलखिला उठा। आखिर एक अव्या और उसकी हरकतें ही तो थी जो हमेशा उसे हंसने खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया करती। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल। वैभव जी को घर ले जाने की तैयारी चल रही थी। वैभव जी सामने खड़े अभय से। अभय बेटा, तुम भी अपना सारा सामान तैयार कर लो, हम लोग साथ ही मेंशन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तारांकन यस अभय भाई, आज से आप हमारे साथ मेंशन में रहेंगे, अंकित ने खुश होते हुए कहा। तभी अभय बिना किसी भाव के, नहीं डेढ़ में नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्यों बेटा? साधना जी मायूसी से बोली। अभय बेहद ही आराम और नर्म लहजे में, मेंशन से मेरी कंपनी अपोजिट डायरेक्शन में है, साथ ही दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री भी मेंशन से काफी दूर हो जाएगी, इसीलिए हम दोनों मेंशन आकर नहीं रह सकते। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम मिलते रहेंगे। अभय ने अपनी बात खत्म की। वैभव जी ने बस सिर हिला दिया। अभय को किसी कॉल आ गई तो वो वर्ड के बाहर चला गया। अंकित कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया। अब कमरे में सिर्फ वैभव जी और साधना जी ही बचे थे। साधना जी उनके कंधे पर हाथ रखती है तो वैभव जी फीका सा मुस्कुराकर, हम जानते थे उसका यही जवाब होगा। वैभव, आप तो जानते हैं ना वो कितना स्वाभिमानी है, जहां उसके सम्मान में कमी हो जाए वो उस जगह कदम भी नहीं रखता, फिर चाहे वो उसके अपने या अपना घर ही क्यों ना हो। वैभव जी नाहा में सिर हिलाते हुए, जानते हैं साधना, आखिर वो मेरी ही औलाद। साधना जी मुस्कुरा दी। वक्त गुजरा। इस बीच अक्षय पर काफी बड़े बड़े एक्ट लगे थे, रेप, मर्डर, धोखाधड़ी जैसे कई बड़े गुनाह, जिसमें उसे ठीक 1 महीने बाद सजाए मौत मिलने वाली थी। पर सुधा जी ने केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। मीरा को 7 साल की जेल तो वही डॉक्टर मिनेश का लाइसेंस रद्द हो गया और जुर्माने के साथ साथ 5 साल की जेल हो गई। डांडिया नाइट दिल्ली। नवरात्रि का आगाज आ चुका था। एक बड़े से मैदान में पूजा आयोजित की गई थी, जहां सभी बड़ी बड़ी हस्ती शामिल थी। राठौर फैमिली, रॉयस एंड दीवान सभी मौजूद थे। पूजा के बाद सभी डांडिया डांस खाना फुल एंजॉयमेंट में लगे थे। तारांकन, हाय मेरी जान, क्या बवाल लग रही है तू, दिवाली से पहले ही पटाखा। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या को देख बोली। व्हाइट लहंगा चोली जिस पर मल्टीकलर का हैवी जैकेट डाला हुआ था, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके, नाक में छोटी सी सिल्वर नथ और खुले बाल, बिल्कुल लाइट मेकअप जिसमें अव्या बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अव्या अपने बाल झटकते हुए, वो तो मैं हूँ, ये सब छोड़ और चल डांडिया खेलते हैं। तारांकन, मैं तो कब से तेरा ही वेट कर रही थी, तूने ही आने में वेट कर दिया। अव्या उसे घूरने लगी जिस पर मुस्कान उसे खींचते हुए ले गई। दोनों झुंड में शामिल हो गई और हंसते मुस्कुराते गानों पर डांडिया चटकाने लगी। तभी अंकित बीच में आया और मुस्कान को अपने साथ लेकर चला गया। अव्या मुंह खुले रह गई। तभी पीछे से अभय, क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हूँ? तारांकन, में अकेले नहीं थी, मुकु के साथ थी, लेकिन अंकित उसे अपने साथ लेकर चले गए। तारांकन, उसे जाने दो, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अव्या मुंह बनाकर, आपको खेलना आता भी है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। अभय मुस्कुराकर, आजमाने में क्या जाता है। अभय ने अपना हाथ अव्या की ओर बढ़ा दिया, जिसे थामते हुए दोनों बीच में आ गए। दोनों ने गाने की धुन में खेलना शुरू किया। अभय तो इतना अच्छा खेल रहा था कि एक पल को अव्या भी डगमगा गई, पर दूसरे ही पल उसने भी अभय को बाबा की टक्कर देनी शुरू कर दी। अभय के होठों पर सजी मुस्कान में खोते हुए अव्या, ये नजर भी अजीब थी, इसने देखे थे मंजर सभी देख के तुझे, एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। अव्या की नजरों में इस बार अभय की आंखें भी उलझ गई और दोनों शांत खड़े हो गए। तभी पीछे मिले धक्के से उसे होश आया और मुस्कुराते हुए, मेरा पहला जुनून तू, मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोनों डांडिया चटकाते हुए डांस करने लगे। उन दोनों का कपल डांडिया इतना खूबसूरत था कि लोग वीडियो में उसे कैद करने लगे। उनके इर्द गिर्द चारों ओर लोग डांस करने लगे और उन्हीं के बीच अव्या और अभय एक दूसरे में डूबे हंसते मुस्कुराते डांडिया चटका रहे थे। साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना हमारे बच्चे। अविनाश जी पलक जी के पास धीरे से बोले। पलक जी दूर खड़ी एकटक बस अपनी बेटी और दामाद को देख रही थी। आवू की दिलकश मुस्कान उनसे छुपी नहीं थी। अविनाश जी के बात पर बस उन्होंने हम
कहाँ? अगर मिलने का मन हो रहा है तो जाओ सीने से लगा लो उसे, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा और उसे भी। उद्धरण चिन्ह। पलक जी ने एक नज़र अव्या और अभय को देखा और वहां से जाते हुए, दीदी बुला रही है, मैं देखकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। पलक जी चली गई और अविनाश जीना में सिर हिलाते हुए अव्या और अभय की ओर बढ़ गए। यहाँ अभय और अव्या दोनों थके हुए टेबल पर बैठे थे। आप तो बहुत अच्छा डांडिया खेलते हैं, लेकिन उससे अच्छा मैं खेलती हूँ। तारांकन अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं होती। आप तो करने नहीं वाले, इसीलिए खुद ही कर ले रही हूँ अपनी तारीफ। तारीफ पर जोर देते हुए अव्या बोली, जिस पे अभय गहरी सांस छोड़ते हुए, सच में तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। क्या हो रहा है भाई? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उनके बीच में आते हुए बोले, जिस पर आवू उनके गले लगते हुए, कुछ नहीं डेड आप अभय को बताए ना, ने डांडिया कितना अच्छा खेलती हूँ। इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। तारांकन, ओ ऐसा है क्या? ठीक, मैं समझा दूंगा, आप जाओ, आपको प्रिया बुला रही है। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय को देख टेढ़ा मुस्कुरा कर चली गई। उसके जाने बाद अभय अविनाश जी से, कैसे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी मुस्कुरा कर, बिल्कुल ठीक बेटा, प्रिंसेस तुम्हें बहुत परे। उद्धरण चिन्ह। अभय उनकी बात बीच में काटते हुए, वो जैसी भी है अब मेरी है, और मुझे वो ऐसी ही पसंद हो जैसी वो है। आप फिक्र मत कीजिए। अविनाश जी होले से मुस्कुरा दिए। आखिर जैसा प्रिंस उन्हें अपनी प्रिंसेस के लिए चाहिए था, अभय उससे भी बहुत अच्छा है। अव्या की नादानी और उसके बचपने को समझता है। अव्या काफी इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बचपना तो उसमें है जो शायद ही अब कभी खत्म होगा, क्योंकि उसके बचपने को सराहना देने के लिए इतना अच्छा हस्बैंड जो उसके पास है। अगली सुबह पैलेस। अव्या डाइनिंग टेबल पर बैठी फ्रूट्स की प्लेट को घूर रही थी। उसी के बाजू अभय भी बैठा नाश्ता कर रहा था। ऐसे घुरो मत, बेचारे डर जाए तुमसे, अभय ने कहा तो अव्या गुस्से से, आप जानते हैं ना मुझे एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, क्यों? पिछले जन्म में तुम डॉक्टर थी जो एप्पल नहीं पसंद? हाथी क्यों? उद्धरण चिन्ह। अभय भवे सिकोड़ते हुए, लिटिल देखो मैं पहले ही लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी से ये खत्म करो। आप जाए ना, मैं खा लूंगी। तारांकन, बिल्कुल भी नहीं, मुंह खोलो। अभय सेब का टुकड़ा उसके मुंह की ओर बढ़ा देता है। अभय के इतने प्यार से कहने पर अव्या मन मार कर खा लेती है। वही डोर के पास खड़ी पलक जी ये देख एकदम हैरान थी, क्योंकि अव्या ने शायद ही कभी सेब को नजर भर देखा भी होगा, लेकिन अभय के कहने पर उसने कैसे खा लिया। तभी अव्या की नजर डोर पर गई। मम्मा,